हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इनसाइट आईएएस नाम की जो संस्था है। यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते होंगे। इसने क्या किया है, अपनी वेबसाइट पे पीटी स्पेशल मैगजीन्स यहाँ पर अपलोड किए हैं। बहुत सारी मैगजीन्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, बहुत सारी मैगजीन्स इसने अपलोड किए हैं। और ये इसने फिल्म्स 2023 के हिसाब से इसने अपलोड किए हैं, यानी कि पिछले जून 2023 से 22 से सॉरी जून 2022 से लेके फरवरी 2023 तक जितने भी करंट अफेयर में मटेरियल रहे हैं, करंट अफेयर में जितने भी न्यूज़ रहे हैं, उसको इन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है और उसकी अलग मैगजीन बना के यहाँ पर पब्लिश किया है ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तो ये आर्ट एंड कल्चर इसमें टोटल मिलेगा आपको इस लेक्चर में। जितने भी आप बातें सीखेंगे सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से होगी। हम लोगों ने इसके पहले 3-4 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है पर्पल फेस्ट के ऊपर। तो देखिए क्या है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिव फेस्टिवल इन इंडिया, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन गोवा। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पर्पल फेस्ट जो फेस्टिवल है, जिसका थीम इस बार क्या है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये कहाँ हो रहा है, गोवा में। तो पर्पल फेस्ट त्योहार कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। इसका थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। अब देखिए ये जो त्योहार है वो है क्या, an inclusive festival in India that embraces, expresses and celebrates persons with disabilities। तो ये बहुत ही यूनिक त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, क्योंकि ये जो त्यौहार है उसमें क्या किया जाता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो हमारे हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें उनको उनको भी मौका दिया जाता है, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है। आप ये तरीके से बोल सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए ही ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एम्ड एट फर्दरिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन, द पर्पल फेस्ट विल फीचर वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग लाइव परफॉर्मेंसेस, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ग्रैंड एक्सिबिशंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन्स, accessible movie screenings and discussions on vital subjects like inclusive education, tourism, employment and independent living। तो देखिए इसमें क्या, इस जो फेस्टिवल इसमें क्या किस चीज़ पे जोर दिया जाएगा, इसमें उनके इंक्लूजन पे जोर दिया जाएगा। इंक्लूजन का मतलब उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो दिव्यांग लोग हैं वो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे थोड़े से अलग रहते हैं, उनको ज़्यादा इंक्लूजन की यहाँ पर चांसेस मिलते नहीं। जैसे कि उनके लिए ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, जैसे स्कूल्स नहीं है जहाँ पे वो आसानी से आ जा सकें। उनके चलने फिरने में, जैसे कि कोई पैर से अगर विकलांग है या दिव्यांग है, तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वो स्कूल में उनके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जबकि सीढ़ियाँ जो है वो नॉर्मल लोग चल सकते हैं। उनके लिए स्पेशल कोई वहाँ पर बनाया नहीं गया जिसके चलते वो अपने व्हील चेयर को आसानी से वहाँ ले आ सकें। इसी तरीके की जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर पब्लिक ऑफिसेस हैं, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह, कहीं भी आप देखेंगे तो उनके लिए दिव्यांगों के लिए बहुत ही कम यहाँ पर सुविधा देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, खासकर जब 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 से ये गवर्नमेंट आई है। फिलहाल मैं तो ये जज कर पा रहा हूँ कि ये जो है चीज़ हम देख रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए सम्मान थोड़ा बढ़ा है लोगों के। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस की जाएंगी। फेस्टिवल है तो क्या क्या होगा, वहाँ पर परफॉर्मेंस दी जाएंगी, वहाँ पर स्पोर्टिंग इवेंट्स भी होंगे, खेल खेले जाएंगे, यहाँ पर एग्जीबिशंस होंगे, और यहाँ पर देखिए मूवी स्क्रीनिंग की जाएगी, और यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन होगा कि उनको कैसे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको शामिल किया जाए, टूरिज्म के क्षेत्र में इनको शामिल किया जाए। क्योंकि जानते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं वो अगर किसी चीज़ में पिछड़ते हैं तो वो एक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। हम लोग तो घूम लेते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो टूरिज्म कर लेते हैं, लेकिन दिव्यांग लोग नहीं कर पाते। फिर उनके जो एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वहाँ भी इनको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम मिलते हैं, और इनकी इंडिपेंडेंट लिविंग को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा, यहाँ पर फिल्म दिखाई जाएंगी और स्पोर्टिंग इवेंट होंगे जिनमें ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। In recent days, purple color has been associated with disability and denotes the contribution of a wider community of disabled people workforce। तो अभी क्या हुआ है कि जो पर्पल कलर है उसको यहाँ पर क्या किया गया है, अब इसको डिसेबिलिटी से इसको लिंक कर दिया गया है, या फिर इसको डिसेबिलिटी को दिखाना होता है तो वो पर्पल कलर से दिखाया जाता है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अगर पर्पल कलर में होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, ये पर्पल कलर इसको, ये देखिए ये है पर्पल कलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस ये करंट अफेयर में था, तो हम
सबसे पहले ये जानते हैं कि जो महापरिनिर्वाण दिवस है, तो ये यहाँ पर आपको क्या निर्वाण का मतलब पता है? क्या आपने परिनिर्वाण शब्द सुना है या निर्वाण शब्द सुना है? तो अगर आप इस चीज को सुने होंगे तो इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं बता देता हूँ कि जो बुद्ध है, जो बुद्ध भगवान है हमारे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस या परिनिर्वाण दिवस, परिनिर्वाण दिवस बोला जाता है। उनको जिस दिन मुक्ति प्राप्त हुई या ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या बोला जाता है? निर्वाण दिवस। ठीक है, तो हम महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिन बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इस दिन भी क्या हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। और बी आर अम्बेडकर जी तो हिंदू थे, लेकिन उनका तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण जो उनके मृत्यु दिवस को जोड़ा गया, वो क्यों जोड़ा गया? तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, और खुद ही नहीं हुए थे, उनके साथ साथ 5-10 लाख लोग भी उनके साथ कन्वर्ट हो गए थे, जिसकी संख्या आजकल के जो बुद्धिस्ट जनसंख्या है उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें जो योगदान है वो बी आर अम्बेडकर जी का है। यानी कि आज जो टोटल पॉपुलेशन है, वैसे तो टोटल पॉपुलेशन देखें हमारे पूरे भारत की, तो उसमें बुद्धिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है मात्र 0.7% है, यानी कि पूरे भारत में अगर 1,000 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 7 लोग बुद्धिस्ट हैं, और इन 7 लोगों में भी लगभग 80 to 70% जो है वो न्यू बुद्धिज्म है। यानी न्यू बुद्धिज्म कौन है? जो जिन्होंने बी आर अम्बेडकर के कहने पर हिंदू से बुद्धिज्म बन गया, यानी कि हाल फिलहाल 70 साल पहले वाले जो लोग हैं ये न्यू बुद्धिज्म है। और ये है कि 7 लोगों में से भी 70%, यानी ये 7 जो लोग हैं उनमें से भी 6 लोग या 5 लोग ये हैं न्यू बुद्धिज्म वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। थ्रू आउट हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर elaborated on ideas of anti-casteism, democracy, dignity of the oppressed, social mobility etc। अब देखिए बी आर अम्बेडकर जी को हम किस लिए जानते हैं? हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि वो दलितों के लिए लड़े, और उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारा काम किया, जिसमें संविधान में भी उनके लिए व्यवस्था की। तो उनको किस चीज़ के लिए जानता है? जो दुनिया जानती है वो है एंटी कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद के विरोध में इनको जाना जाता है कि उनके समर्थक है, यानी कि ये जाति जो संस्था है, हमारी जातिगत संस्था है, उसको खत्म कर दिया जाए और बिल्कुल समानता के एक सोसाइटी खड़ी की जाए। फिर ये लोकतंत्र के लिए जाने जाते हैं। लोकतंत्र भी क्या है? जिसमें सबको समानता होती है। डिग्निटी ऑफ द ऑपरेस्ड, इसमें भी जो पीड़ित हैं, सिर्फ दलित ही नहीं, जो पीड़ित हैं जैसे कि महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए। इसके साथ साथ सोशल मोबिलिटी की बात की। सोशल मोबिलिटी का मतलब में अगर जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में क्या है, हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इन 4 वर्णों में क्या है कि जो धर्म पैदा हो गया उसी धर्म का काम करेगा, ऐसी मान्यता रही है उस पुराने समय में। हालांकि ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, कि पूर्व वैदिक काल में ऐसी नहीं थी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा हुआ है कि उसको जन्म के आधार पर बना दिया गया, हेरिडेटरी। तो इसके चलते क्या हुआ, जो लोग उच्च थे वो उच्च रह गए, और जो लोग नीचे थे वो नीचे रह गए। तो इसी चीज़ को जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए, अगर उनमें काबिलियत है तो वो ऊपर के जो सेक्शन है उसमें आए। और सबसे बड़ी बात तो वो ये चारों सेक्शन चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि ये सारे सेक्शन को हटा दिया जाए और इसके जगह पर सिर्फ हम एक सिटीजन रह जाए इंडिया के, ये चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेलिब्रेटेड ऑन December 6 एज द महापरिनिर्वाण दिवस। तो अगर क्वेश्चन में आया आपको कि महापरिनिर्वाण दिवस किसका जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है बुद्ध का हो, या महावीर दे दिया जाए, अम्बेडकर दे दिया जाए, या फिर इस तरीके का कोई दूसरा दलित नेता को दे दिया जाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये बी आर अम्बेडकर के लिए है, और उनका जो मृत्यु दिवस है वो कब है? वो है December 6। ठीक है, The government had first proposed the Ambedkar Circuit और पंच तीर्थ इन 2016। अब देखिए सरकार भी इनके विचारों का सम्मान करती है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था कि 2016 में क्या किया था कि पंच तीर्थ नाम की सर्किट, या फिर जो जिसको अम्बेडकर सर्किट ही बोलते हैं, इसको यहाँ पर इन्होंने प्रपोज किया था, यानी कि ऐसा विचार रखा था गवर्नमेंट ने कि हम एक पंच तीर्थ बनाएंगे। अब देखिए ये अम्बेडकर सर्किट या फिर जो पंच तीर्थ यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या है? जैसे कि आपने रामायण सर्किट का नाम सुना होगा, रामायण सर्किट का नाम सुना होगा, बुद्धिस्ट सर्किट का नाम सुना होगा, बुद्धिस्ट सर्किट का नाम सुना होगा आपने। तो ये क्या है? रामायण सर्किट में क्या होता है कि राम से जो रिलेटेड, या फिर रामायण जो हमारा किताब है, जो हमारा
ग्रंथ है उससे उसमें जो भी प्लेसेस जो मेंशन है जहाँ पर राम से संबंधित है या फिर रामायण का कोई पात्र है उससे संबंधित है, मेनली उसमें राम से संबंधित उसमें देखा जाता है कि जहाँ जहाँ राम गए वहाँ पर उनके जो टूरिज्म की है बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जैसे राम अयोध्या में पैदा हुए, फिर वो गया भी गए, गया के साथ रामेश्वरम भी गए, तो ये सारी जो जगह हैं जहाँ जहाँ राम गए हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि बहुत से लोग उन जगहों पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है जो कि इन्हीं रूटों पे चलती है। यानी कि वो पहले अयोध्या से खुलेगी, फिर गया जाएगी, फिर आगे जो भी चित्रकूट जाएगी, फिर रामेश्वरम जाएगी। ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो राम से जुड़े हुए हैं वहाँ पे जाके ये ट्रेवल करके एक ही ट्रेन उन सारे यात्रियों का सफर तय करा देती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को सुविधा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ यात्रा करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे देश में टूरिज्म होता है, और टूरिज्म से क्या होता है कि बहुत ही बड़ा जो बड़ा है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है टूरिज्म सेक्टर हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जो दलित की प्रोपोर्शन की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है, करोड़ों में है हमारे यहाँ दलित लोग, तो वो अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करते हैं। तो वो भी चाहे तो जो अम्बेडकर से जी से रिलेटेड जो भी जगह है वहाँ पर ये घूम सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 2016 में जो है वो अम्बेडकर सर्किट का यहाँ पर सोचा था बात कि ऐसा हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या होगा, अम्बेडकर जी की जन्मभूमि होगी, वहाँ पर जन्मभूमि कहाँ है इनकी, मध्य प्रदेश के मऊ में है। फिर शिक्षा भूमि होगी जहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ पे, लंदन में। फिर तीसरे बार यहाँ पर दीक्षा भूमि होगी जहाँ पर इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, यानी कि हिंदू से कन्वर्ट होकर बुद्धिज्म बन गए या बुद्ध बन गए। फिर महापरिनिर्वाण भूमि क्या होगी, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, जो कि दिल्ली है। और फिर इसके बाद चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि क्या होगी, जहाँ पर इनके जो अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर इनको दफनाया या जलाया गया, वहाँ पर ये चीज़ है चैत्य भूमि। ठीक है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर पंच तीर्थ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर फिलहाल 4 तीर्थ है, पांचवा तीर्थ कौन सा है, वो यहाँ पर कहीं लंदन में है, दूर में कहीं पर, यहाँ से खोल लीजिए। अगर यहाँ भारत है तो इस तरफ लंदन है, नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पर आपको ये लंदन में इनका पांचवा तीर्थ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, यहाँ पर इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर इनका जन्म स्थिति है, और यहाँ पर इनकी जो कब्र है वो यहाँ पर है। ठीक है, एवरी ईयर दशहरा इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज अशोका विजय दशमी टू कॉमेमोरेट बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। अब देखिए क्या किया जाता है, हर साल दशहरा के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या सेलिब्रेट किया जाता है कि अशोका विजय दशमी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है कि इसी दिन बुद्धिज्म कन्वर्जन डे को मनाया जाता है, यानी कि इस दिन जो लोग चाहें तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए ये दिन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, अशोका विजय दशमी। इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि अशोका विजय दशमी के बारे में आपको 4 लाइनें दे दी जाए और ये पूछा जाए कि ये इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाई विजयदशमी इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो विजयदशमी है या फिर जो दशहरा है उसको बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो बातें यहाँ पर कही जा रही है कि ऑन अक्टूबर 14 1956 जिस दिन दशहरा पड़ रहा था, जिस दिन बी आर अम्बेडकर जी ने अपना जो हिंदू धर्म है वो त्याग करके फिर बुद्धिज्म में चले गए, तो उस दिन क्या था, दशहरा था, तो इसीलिए ये चीज़ की जाती है यहाँ पर। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अशोक विजयदशमी मनाया जाता है। और अशोक का नाम यहाँ पर क्यों जुड़ा हुआ है, अशोक जानते हैं कि उन्होंने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए ये विजयदशमी नहीं है, ये अशोक विजयदशमी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको ना क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अशोक विजयदशमी यहाँ पर क्यों बोला गया, तो इसका ऊपर आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि आखिर अशोक विजयदशमी क्यों, क्योंकि अशोक ने भी हिंदू धर्म छोड़ के फिर उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। उसी तरीके से अम्बेडकर जी भी हैं, उन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में ही चले गए थे, इसलिए अशोक विजयदशमी। और जिस दिन उन्होंने ये काम किया था उस दिन दशहरा था। तो इन्होंने क्या किया था, अम्बेडकर जी ने लगभग 5 लाख लोगों के साथ बुद्धिज्म में चले गए, यानी खुद तो गए ही, उनके साथ साथ लगभग 5 लाख लोग और भी बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। कहाँ पर हुआ ये चीज़, नागपुर में, नागपुर में, महाराष्ट्र में ये चीज़ हुई। इनमें इन्होंने 22 शपथ दिलाए, जो अपने साथ जो लोग इनके साथ गए बुद्धिज्म में, इन्होंने 22 शपथ दिलाए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू रिलीजियस कास्ट और कल्चरल फोर्स है उनसे निकलते हुए, यानी कि जानते हैं कि आप हमारे यहाँ अभी भी जो दलित लोग हैं, हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, उनको बहुत सारे जो ऐसे जो जातियाँ हैं वो उनको नीचा मानती हैं,
तो इसके चलते ये लोग परेशान होकर क्या किए कि हम हिंदू धर्म में रहेंगे ही नहीं, हम बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हिंदू धर्म की बहुत सारी गलतियां हैं या फिर किसी भी धर्म की गलतियां हैं तो उससे उसको सीखनी चाहिए और उनमें सुधार करने चाहिए। खैर, व्हाट इज नवयान बुद्धिज्म? अब देखिए नवयान बुद्धिज्म क्या है। हमने महायान का नाम सुना है आपने, महायान का आपने नाम सुना होगा, हीनयान का नाम आपने सुना होगा, वज्रयान का नाम आपने सुना होगा, और इसी तरीके से और भी इनके भी उपसेक्ट थे, यानी महायान के भी बहुत सारे सेक्ट थे, सब सेक्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो नवयान बुद्धिज्म क्या है? हम तो इन नामों को जानते हैं, लेकिन नवयान बुद्धिज्म क्या है? तो देखिए, जिनका कन्वर्जन या जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, अंबेडकर जी की वजह से, उनके कॉल पे, यानी कि अंबेडकर जी के बुलावे पे जो हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, तो उनको यहाँ पर नवयान बुद्धिज्म के अंतर्गत माना गया। देखिए यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, इन द पोस्ट इवेंट डिलिब्रेशन अम्बेडकर कॉल्ड हिज वर्जन ऑफ बुद्धिज्म नवयान, फॉलोअर्स आर कॉल्ड न्यू बुद्धिस्ट, डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द महायान एंड वज्रयान ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज्म। तो इसको अलग करने के लिए, यानी कि पता कैसे चलेगा कि ये जो नए लोग हैं वो कौन से हैं, कौन से सेक्ट को फॉलो करते हैं, क्या वो महायान में है या फिर हीनयान में है या वज्रयान में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि नहीं, वो नवयान के नाम से जाने जाएंगे, ये नवयान बुद्धिज्म के नाम से जाने जाएंगे, जिसको न्यू बुद्धिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ न्यू बुद्धिस्ट इन इंडिया टुडे? अभी के दौर में बुद्धिज्म की जो स्टेटस है वो क्या है जानते हैं? मैंने जैसे बताया कि अगर 1000 लोग अगर भारत में है तो उसमें सिर्फ 7 लोग बुद्धिज्म में है, यानी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं या फिर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। और इनमें से 87% जो है वो न्यू बुद्धिस्ट है, यानी कि जिन्होंने अंबेडकर के कहने पर जो बुद्धिज्म को अपनाया, उसमें 87% तो सिर्फ अंबेडकर के कहने पर अपनाया, यानी 7 लोग हैं, तो उसमें लगभग लगभग 6 लोग जो है वो बुद्धिज्म में गए, सिर्फ ये अंबेडकर जी के कहने पर गए। यानी कि इनकी जो तादाद है ये 1956 के बाद ही हुई, यानी उनसे पहले अगर 1955 की बात करें तो उसमें बुद्धिज्म की जो जनसंख्या है वो और भी कम थी। तो देखिए 0.7% ये है, उसका 87% ये है, यानी कि अगर 0.7 का भी अगर 87 हम हटा दें, यानी पहले एक जनसंख्या थी उसमें से 87% जो थी वो न्यू बुद्धिस्ट है। अब अगर 87% ही न्यू बुद्धिस्ट है उसको भी हटा दें तो हमको लगता है कि ये तो 0.1% में चला जाएगा, यानी पूरे भारत में अगर 100,000 लोग हैं तो उसमें 1 लोग शायद बुद्धिज्म होंगे। और जबकि अम्बेडकर जी ने क्या कर दिया, इसी एक जनसंख्या को 7 में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया। अभी देखिए हाल के फिलहाल वर्षों में क्या हो रहा है कि बुद्धिज्म के जो ये पहले तो 0.7% पहले से ही थे, अब ये और भी डिक्लाइन हो रहा है फिलहाल में, यानी कि 0.7% से भी और भी नीचे इनका ग्रोथ रेट चलता जा रहा है। ग्रोथ रेट में गिरावट हो रही है, जनसंख्या में गिरावट नहीं हो रही, ग्रोथ रेट में गिरावट हो रही है। ग्रोथ रेट क्या होती है कि पहले हम 100 थे, हम 104 की रेट से बढ़ रहे थे, यानी कि हर साल हम 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 बढ़ रहे हैं या, और ग्रोथ रेट में गिरावट होगी, इसका मतलब पहले हम 100 थे तो अब 3 ही बढ़ रहे हैं हर साल, यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन पहले 4 बढ़ रही थी अब 3 ही बढ़ रही है, तो ये होती है ग्रोथ रेट। जानते हैं इस चीज़ को? जो नहीं जानते उनको क्लियर करने के लिए मैंने ये बता दिया, तो प्लीज ऑफेंस न मानिए। नेक्स्ट चलते हैं काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम, काशी से आपको क्या मतलब है? काशी का मतलब हमारा बनारस। ठीक है, तमिल का मतलब क्या हो गया? आज का हमारा तमिलनाडु का एरिया, वहां पर तमिल भाषा भी है या फिर तमिल भाषा। संगमम, संगम इससे आप क्या समझते हैं? संगम आपने देखा होगा प्रयागराज में है, यहाँ पर गंगा और प्लस जमुना, और एक और मानी जाती है कि कहीं कहीं सरस्वती भी यहाँ पर मिलती थी, जो अभी नहीं पाई जाती। तो फिलहाल गंगा और जमुना यहाँ पर संगम इसको बोला जाता है, जहाँ पर मिलती है। तो काशी तमिल संगम का क्या मतलब हो गया? जहाँ पर काशी कल्चर और तमिल कल्चर जहाँ पर मिले वहाँ पर इसको काशी तमिल संगमम बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में पूरा न्यूज़। काशी तमिल संगमम celebrates many aspects of the historical and civilizational connection between North and South for 1 month। देखिए ये जो काशी तमिल संगमम है, ये जो इंडिया का नॉर्थ रीजन है और साउथ रीजन है उसमें बहुत सारे सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं,
और बहुत सारे कनेक्शन है, उसको 1 महीने के लिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। काशी तमिल संगमम ये एक ऐसा उत्सव होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा और क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट इसलिए किया जाएगा क्योंकि हम भारत को एक करना चाहते हैं। हम भारत में जो भी डिफरेंसेज हैं, जैसे भाषाई आधार पे, इन सारे को पीछे छोड़ते हुए, इन सबको एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ हम भाषाई रूप से अलग हैं, हम कल्चरल रूप से थोड़े से अलग हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो एक भारत की है। इसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये काशी तमिल संगमम ये मोदी जी ने लॉन्च किया था। और देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में दिख रहा है कि अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिर ब्रिंग द टू नॉलेज एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ क्लोजर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो साउथ के जो तमिल वाले लोग हैं वो यहाँ पर बनारस आएंगे, बनारस वाले लोग जो हैं वो तमिलनाडु में जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा फिर एक दूसरे की जो नॉलेज है और वहाँ पर जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, और इससे क्या होगा अंत में कि हमारे भारत का विजन उनके अंदर डेवलप होगा कि हम भले में ही हम लोग रीजन रूप से अलग हों, हम नॉर्थ में पढ़ते हो, ये साउथ में पढ़ते हो, हम आर्य हैं, ये द्रविड़ हैं, और हम हिंदी बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को समझेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें उनमें पाएंगे कि हमारी जो विचारधारा है या फिर हमारा जो सोच है, जैसे कि प्रकृति को लेके, पर्यावरण को लेके, विकास को लेके, भारत को लेके, वो सारा मिलता जुलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर वो समझेंगे तो वो जानेंगे कि ये भेदभाव बेकार है, हमें सिर्फ एक भारत के रूप में एकजुट रहना है। क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर शेयर्ड हेरिटेज, इसमें बोला गया है कि जो हमारा शेयर्ड हेरिटेज है तो अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होगी, जो मैंने आपको बताया। और वही बात है, पीपल टू पीपल बॉन्ड इसमें डेवलप होगा। जब एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि उनमें एकता बढ़ती है, उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ती है, टॉलरेंस बढ़ती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये काशी तमिल संगमम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, अगर आप लोग अच्छे से पहचान सके तो बहुत बढ़िया बात है। ये काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, अब बहुत ज़्यादा रिनोवेट हो गया है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिससे अभी इसके जो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर बहुत साल बाद जाएंगे आप यहाँ पर तो थोड़े से चकित रह जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अपग्रेड की जा रही हैं और बिल्कुल नया रंग दिया जा रहा है इसको, बिल्कुल नया इसको इस्टेब्लिशमेंट को एक नया तरीके से रूप दिया जा रहा है, नया रूप दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर जाएँ। अब देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। देखिए जो एक राजा थे, पांड्य देश के राजा, पांड्य देश जो है वो मदुरई में इनका कैपिटल था। जो मदुरई है वो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के एक राजा थे, उनका नाम था पराक्रम पांडे, ठीक है। और ये पांड्य एम्पायर के राजा थे। पांड्य एम्पायर का जो शासन है कब से चला, 12वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक मंदिर बनाना चाहते थे अपने जो मदुरई है कैपिटल, और जो तमिल उनका क्षेत्र था, पांड्य क्षेत्र था, तो वहां पर क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, ये एक मंदिर बनाना चाहते थे शिव भगवान का। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब शिव भगवान का मंदिर तो उनकी पूजा किस रूप में होती है, लिंग के रूप में होती है, ठीक है, शिवलिंग। शिवलिंग आपने देखा होगा, ठीक है। तो शिवलिंग के पूजा होती है वहां पर। तो इन्होंने क्या किया कि शिवलिंग इनको लाना था, तो शिवलिंग लाने के लिए ये क्या किए, इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वहां से, ये जो है बनारस की, वहां इसकी यात्रा की, और वहां से काशी विश्वनाथ टेम्पल या फिर बनारस से वहां एक शिवलिंग उठा के ये ले आए। और इन्होंने फिर यहाँ पर अपने जो एक यहाँ पर जगह है, तेनकासी नाम है, तेनकासी इसको बोल सकते हैं, वहां पर इसकी स्थापना कर दी। और इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो दक्षिण वाले लोग हैं, वो, अगर जो लोग गरीब हैं, अब उतनी दूर नहीं जा सकते काशी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन उनकी आस्था है भोलेनाथ में, तो वो क्या करेंगे कि यहीं पर, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वहां से लाया गया है तो उसकी भी आस्था इतनी है, तो इसके चलते यहाँ के लोग आसानी से काशी विश्वनाथ टेम्पल इसको मानते हैं और चाहते हैं यहीं पर इसकी पूजा करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है वो सम्मान बढ़ा, और एक दूसरे के प्रति एक तरीके से एकजुटता ही कनेक्शन आया, ठीक है। अब देखिए ये इंस्टीट्यूशन जो है कैसे इवॉल्व हुआ। अब देखिए ये जो इनिशिएटिव है काशी तमिल संगमम, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा है अभियान ना, उसका एक पार्ट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो हम 75 साल हो चुके हैं हमारे स्वतंत्रता के, तो उसको हम लोग मना रहे हैं 75 साल। और जो 75 से लेकर 100 साल तो का जो काल है उसको
हम लोगों ने नाम दिया है अमृतकाल। अमृतकाल क्यों नाम दिया है? क्योंकि अभी भारत युवा देश है, युवा देश है और एक शक्तिशाली देश है। ठीक है, अभी हमारी जो जीडीपी है वो भी हम लोग 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वें नंबर की हमारी जीडीपी है लार्जेस्ट। ठीक है, तो बहुत तरीके से हम अभी पॉजिटिव स्थिति में है। तो अगले 25 साल तक की स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे पक्ष में रहेगी कि हमारे पास सबसे बड़ा वर्कफोर्स है और हमारे यहाँ युवा जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी जीडीपी अच्छी है, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, लगभग 6-7% हर साल हम लोग ग्रोथ रेट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में अभी 1 पॉइंट की एवरेज में लगभग कुछ ग्रोथ रेट चल रहा है। तो ये हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि भारत बहुत शक्तिशाली हो और भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, विश्व में भारत का डंका बजे, ये चाहते हैं हम। और हमारे जो विकास है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो और हम बिल्कुल विकसित देश बन जाएं। ये भी हमारा विजन है कि हम विकसित देश 2047 तक बन जाएं। तो ये जो इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपने बहुत जगह इसका नाम सुना होगा, बहुत सारे बैनर इसके देखे होंगे। तो इसी चीज़ को मनाते हुए इसी का एक पार्ट है काशी तमिल संगमम। अब सिर्फ ग्रोथ रेट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बल्कि लोगों को भी जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसी के लिए ये चीज़ की जा रही है। Organized by the Ministry of Education in collaboration with other ministries like culture, textile, railways, tourism, food processing। अब देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये जो काशी तमिल संगमम है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्यों किया जा रहा है? आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको खास करके यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो इनिशिएटिव है किसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। वो एजुकेशन का क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज को एक दूसरे को नॉलेज को एक दूसरे को जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, देखिए ब्रिंग द टू नॉलेज एंड कल्चर ट्रेडिशन क्लोजर, यानी कि हम एक दूसरे की जो नॉलेज है और कल्चर ट्रेडिशन है उससे हम लोग सीखेंगे एक दूसरे के नज़दीक जाके। ठीक है, तो इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसके साथ साथ और भी मिनिस्ट्री है, जैसे कल्चर वाली मिनिस्ट्री तो रहेगी, टेक्सटाइल्स वाली मिनिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के परिधानों को भी इसमें पहन के देखेंगे। रेलवेज है जिसमें हम लोग टूरिज्म के जो माध्यम है वो रेलवेज ही है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा इसलिए टूरिज्म मिनिस्ट्री इसमें है। और फूड प्रोसेसिंग कि हम लोग दूसरे के फूड से सीखेंगे और फूड प्रोसेसिंग पे यहाँ पर ध्यान देने की बात की जा रही है ताकि जो हमारा वैल्यू एडिशन हो सके। तो देखिए इट इज इन सिंक विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है काशी तमिल संगमम का, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है उसी के सिंक में है, यानी कि उसी के तालमेल में है या उसी के साथ विजन शेयर करती है अपना। और इसमें क्या होगा कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं को मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज से इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि हमारा खुद का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, और साथ साथ अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी चल रही है या फिर मॉडर्न जो साइंस अभी चल रहा है उसको भी इन दोनों को जोड़ के हम लोग लेके चलेंगे। ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात की हुई है, तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काशी तमिल संगमम भी यहाँ मनाया जा रहा है। कल्चरल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत ये किया गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है या फिर काशी तमिल संगमम जो है वो अमृतकाल का एक इनिशिएटिव है। तो अमृतकाल का तो ये है ही, लेकिन अमृतकाल एक बहुत बड़ा विजन है, 2047 तक का विजन है वो। और उसमें भारत को विकास की बात की जा रही है, उसको विकसित बनाने की बात की जा रही है, भारत को एक करने की बात की जा रही है। तो उसमें उसी में आपको देखने की यहाँ पर जरूरत है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है वो क्या है। ये आज की इनिशिएटिव नहीं है, 2015 की इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि अमृतकाल तो अभी शुरू हुआ है लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसमें क्या किया था कि 140वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। अब इनके इनिशिएटिव पे क्यों लॉन्च किया गया, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को एक किया, 563 से प्लस भी थे यहाँ पर, उसको मिला के एक किया। और एक इंडिया जो आज जिस तरह का मैप मैप हम लोग देखते हैं इंडिया का, वो अगर अस्तित्व में है तो इन्हीं की वजह से है। तो इसी के लिए इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इन्हीं के जन्म एनिवर्सरी पे एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया जाता है, इसका मकसद क्या है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि इसका खुशी मनाएंगे, इसको हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे इसके ऊपर। और साथ साथ हम लोग जो दो स्टेट्स हैं उनके बीच में हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और कैसे किया जाएगा कि हर साल 1 साल के लिए, यानी कि जैसे 2023 का साल हो रहा है तो इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो बिहार का लिंकअप कर दिया जाएगा तमिलनाडु से, किसी भी स्टेट से किया जा सकता है।
अगले साल बिहार का लिंकअप कर दिया जाएगा केरला से, या फिर नॉर्थ ईस्ट का कुछ सिक्किम से कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से तमिलनाडु का सेटअप अभी बिहार के है, तो अगले साल हो सकता है इसका गुजरात से कर दिया जाए। इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के जो नागरिक हैं या फिर जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको एक दूसरे के कल्चर को समझने के मौका दिया जाएगा 1 साल के लिए। कि 1 साल तक सिर्फ दूसरे स्टेट के लिए मतलब उस पर जोर देकर पढ़ेंगे या फिर उसके बारे में सीखेंगे, और इसमें जो टीचर्स वगैरह हैं उनका रोल ज़्यादा होगा। तो इसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए अब जानते हैं कि बच्चों को लोग को अगर कुछ सी बातें सिखाई जाती हैं तो उनके अंदर वही चीज़ आगे जाके भी हमेशा के लिए रह जाती है। तो इसी के लिए इस विजन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टेट के बच्चों को दूसरे स्टेट के बच्चों से 1 साल तक के लिए टाई अप कर दिया जाता है, और हर साल ये स्टेट चेंज होते रहते हैं। तो इसके चलते हमें एक भारत की विजन डेवलप होता है, हम भारत के नागरिक है, इस तरीके का हमारे यहाँ अंदर सोच डेवलप हो जाता है। और ये जो आता है ये इनिशिएटिव किसके अंदर आता है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो देखिए काशी क्या है, मैंने आपको बताया वाराणसी का ओल्ड नाम है, यानी बनारस जो आज का है उसका पुराना नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है बनारस, ये हमारी जो गंगा नदी है, गंगा माँ है, के किनारों पे ये उपलब्ध है, यानी कि गंगा किनारे ये शहर बसा हुआ है। बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है, और तो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र शहर माना जाता है। अब तमिलनाडु के बारे में हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिच हेरिटेज और संगम एज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर संगम जो संगम लिटरेचर का नाम आपने सुना होगा, संगम साहित्य का, तो यहीं से इसका बिलोंगिंग है, और इसका अपना रिच ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है। और ये पूरा दुनिया का सबसे जो पुराना सिविलाइजेशन आज तक पाई गई है उसमें से एक जो है सिविलाइजेशन वो तमिलनाडु की भी है। तो इसीलिए काशी तमिल संगमम इतना मायने रखता है। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आपको दिख रहा है वो है धनु यात्रा के ऊपर। धनु यात्रा मैं देखिए थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाए। चाहूँ तो वैसे भी मैं भी पढ़ पढ़ के इसको क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। इसलिए मैं इतने डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन जब करना पड़े, अगर खुद से भी रिवीजन करें तो आप आसानी से उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ जो मैंने आपको बता रखी है। धनु यात्रा क्या है, अब देखिए ये यात्रा है, ठीक है, एक ये यात्रा है। यात्रा का मतलब ट्रैवल, ठीक। ये इन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि अगर साउथ के वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यात्रा का मतलब ये ट्रैवल। धनु यात्रा फेस्टिवल कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर वाज हेल्ड रिसेंटली इन द वेस्टर्न ओडिशा टाउन ऑफ बारगढ़। अब ये जो धनु यात्रा है वो कहाँ पर हुई, वेस्टर्न ओडिशा टाउन में। ओडिशा हमारा स्टेट है, और वहाँ पर वेस्टर्न ओडिशा में, पश्चिमी ओडिशा में एक जगह है, शहर है बारगढ़, वहाँ पे हुई। तो इसको क्या माना जाता है, यहाँ पर देखिए इसको स्टार मार्क कीजिएगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। थिएटर का मतलब जहाँ पर नाटक वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। ओपन एयर थिएटर यानी खुले में ये चीज़ की जाती है। अब ये धनु यात्रा क्या है, द प्लेज इन द फेस्टिवल स्टार्ट विद द डिथ्रोनिंग ऑफ एम्परर उग्रसेन ऑफ मथुरा बाय एंग्री कंस ओवर द मैरिज ऑफ सिस्टर देवकी विद वासुदेव। अब देखिए इसमें क्या है, मथुरा हम जानते हैं कृष्ण भगवान की जो बर्थ जन्म स्थली है वो मथुरा है, तो उन्हीं के स्टोरी पे ये बेस्ड है ये धनु यात्रा। इसमें क्या हुआ था, शुरुआत कैसे होती है कृष्ण भगवान की स्टोरी की, कि कृष्ण भगवान के जो पिता हैं वासुदेव, और उनकी माता है देवकी, ठीक है। तो इनकी शादी के बाद इसने की, देवकी जो थी वो उग्रसेन की बेटी थी, उग्रसेन की बेटी थी। इनका एक बेटा भी था कंस, ठीक है, कंस इनका बेटा था। और उग्रसेन ने क्या कहा कि मैं वासुदेव और देवकी जी की शादी कराऊंगा, ठीक है। कंस ने कहा मैं ऐसा नहीं चाहता, कि बेटे ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी वासुदेव से नहीं कराना चाहूंगा, ये नहीं चाहता मैं। तो इसमें क्या हुआ, ये नहीं माने उग्रसेन, मैं तो करा के रहूंगा। तो इन्होंने क्या किया, कंस ने उग्रसेन को हटा दिया और उनको जेल में बंद कर दिया, और खुद राजा बन गए मथुरा के, और बहुत सारे अत्याचार वगैरह वो करने लगे। और क्या हुआ इसी दौरान, आप जानते हैं सारी कहानी, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और ये गोकुल में इनको पाला गया। इसी तरीके से इनको जेल से निकाल के, इन दोनों को, चूंकि इन दोनों को भी जेल में बंद कर दिया गया था, तो कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था, तो जेल से निकाल के इनको गोकुल पहुंचा दिया गया, और वहाँ इनका लालन पालन हुआ। फिर जाके 13-14 साल की उम्र में ये फिर वापस मथुरा इनको लाया गया, तो इन्होंने कंस की हत्या करके फिर से उग्रसेन को जेल से निकाल के मथुरा का राजा बना दिया। ये पूरी स्टोरी है, तो इसी स्टोरी को दिखाया जाता है, मैंने जितना बताया आपको उसी स्टोरी को यहाँ पर दिखाया जाता है इस धनु यात्रा में। और इसमें क्या होता है कि जो बारगढ़ जहाँ पर ये ओपन एयर थिएटर हो रहा है ना,
ये जो धनु यात्रा का फेस्टिवल जहाँ पे हो रहा है, बाड़गढ़ जो टाउन है, वो क्या होता है, उसको मथुरा मान लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है मथुरा, ठीक है, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और जहाँ पर कंस शासन कर रहा था। और जो अमापाली है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ पर बारगढ़ है, यहाँ पर है बारगढ़, और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर एक जगह है अमापाली, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको अम्पाली को इसको मान लिया जाता है मथुरा, को मान लिया जाता है गोकुल या गोपापुरा, तो भी आप बोले, मैं इसको गोकुल के नाम से जानता हूँ, इसको लोग वहाँ अपनी लोकल लैंग्वेज में शायद गोपापुरा बोलते होंगे, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसको मान लिया जाता है मथुरा, इसको मान लिया जाता है गोकुल, और इसके बीच में एक नदी बहती है, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, इसका नाम है जीरा नदी, इसको मान लिया जाता है यमुना। क्योंकि इस तरीके के सेटअप है यहाँ पर कि 8 किलोमीटर दूर ये जगह है, यहाँ पर एक टाउन है और बीच में नदी बह रही है, तो बिल्कुल सारा सेटअप ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको इस कहानी को ऊपर फिट किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है मनाई जाती है। और ये जो धनु यात्रा है, ये यही यात्रा जो है यहाँ से यहाँ तक की जो सफ़र होती है इसमें बीच में, इसी को मनाते हैं, तो इसको धनु यात्रा बोला जाता है। कहाँ होती है, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल, लोसार जो शब्द है वो क्या है कि तिब्बतियन जो न्यू ईयर है ना, उसमें जो लोसार फेस्टिवल को है, वहाँ पर तिब्बतियन जब न्यू ईयर की शुरुआत होती है तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, 1 जनवरी को, ऐसे जो वेस्टर्न कल्चर है वो 1 जनवरी को नया साल मनाती है, हिंदू कल्चर के अनुसार हम लोग मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत मानते हैं, ठीक है। मकर संक्रांति से या फिर कहीं पर रामनवमी से ही मनाया जाता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग जो बातें हैं वो होती है। तो तिब्बत में क्या है कि वहाँ पर जब लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस दिन से क्या मनाया जाता है कि तिब्बतियन साल की शुरुआत हो गई। हर जगह जो लोग हैं वो साल अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, जैसे कि पारसी लोग हैं वो अपना साल जो है वो अगस्त वगैरह में मनाते हैं, वहाँ से इनकी शुरुआत होती है, सबका अलग अलग कल्चर है। तो लोसार जो है, इसका जो तिब्बत में शब्द है, ये तिब्बतियन शब्द है लोसार, तो इसका तिब्बत में जो मतलब होता है, तिब्बती भाषा में जो इसका मतलब है वो है न्यू ईयर, नया साल। तो इसीलिए क्योंकि लोसार फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसका मतलब नए साल का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, नाचे जाते हैं और गाना गाया जाता है, यानी यहाँ पर संगीत संगीत नाच और नृत्य और प्रार्थनाएं की जाती हैं। इनके सम्मान में एक आइबेक्स नाम के इनके देवता होंगे, और उनके सम्मान में इनको ये जो सारी चीज़ें की जाती हैं, नाचा जाता है, गाया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, ये आइबेक्स, आपको याद रखना चाहिए नाम, ये आइबेक्स एक इनके देवता होंगे। और फिर क्या किया जाता है, सिर्फ पूजा नहीं की जाती बल्कि जो माउंट कैलाश है, हिंदू धर्म में भी कितना पवित्र ये जगह है, कैलाश पर्वत, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर बोला जाता है कि शिव भगवान यहीं पे रहते हैं, तो कैलाश पर्वत, तो इनके लिए भी जो है, वो जो तिब्बती लोग हैं, चूंकि ये बुद्धिस्ट हैं लेकिन फिर भी इनके लिए भी कैलाश पर्वत बहुत मायने रखता है, तो इसका भी ये तीर्थ यात्रा यहाँ पर करते हैं ये लोग, सिर्फ हम ही लोग नहीं करते बल्कि ये लोग भी करते हैं, लोसार वाले। Ladakhi Buddhists make a religious offering before their deities on the in the domestic shrines or in the gompas। देखिए, लोसार फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये कोई हिंदू त्यौहार नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट त्यौहार है। आप जानते हैं कि तिब्बत है, वहाँ पर बुद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित है, और जो लद्दाख है हमारा, वो भी जो चाइना का जो तिब्बतियन रीजन है, वहाँ पर वहाँ से सटा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर लगता है दोनों का, ये चाइना, चाइना का तिब्बत, और यहाँ पर है हमारा लद्दाख। तो इसके चलते यहाँ पर जो कल्चरल सिमिलरिटीज है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, दोनों जगह जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लोसार फेस्टिवल को ही मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल एक बौद्ध लोगों का त्यौहार है जो कि लद्दाख मनाया जाता है, पूरे देश में नहीं मनाया जाता, सिर्फ लद्दाख मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग देवताओं को अपना ऑफरिंग देते हैं, यानी कि कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं। और यहाँ पर गोम्पाज में भी ये पूजा करते हैं, गोम्पा इनके टेम्पल का नाम होता है, तो यहाँ पर भी ये पूजा करते हैं। हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री की बात करें, इट वॉज डेवलप्ड इन द प्री बुद्धिस्ट एरा ड्यूरिंग द 4th century AD। तो इसका जो लोसार फेस्टिवल है, तो यहाँ पर जो नया साल है वो कब से मनाया जाता है, प्री बुद्धिस्ट एरा, यानी बुद्ध के आने से भी पहले ये साल जो है मनाया जाने लगा। बाद में नहीं, इनमें क्या हुआ कि बुद्धिज्म जब आया, यहाँ पर बुद्धिज्म फैला, तो वहाँ पर बुद्धिज्म के भी देवता की पूजा की जाने लगी। जैसा कि नया साल की शुरुआत होती है तो कितने लोग पूजा करते हैं,
ठीक है। तो नया साल तो आज का नहीं है, जब से इतिहास हमारा है, जब से हम जन्म लिए उसके बाद जैसे जैसे कल्चर डेवलप हुआ तो हम लोगों ने नया साल मनाना शुरू किया। बाद में कोई धर्म आ गया तो हम लोग जब धर्म को मानने लगे तो उस धर्म की भी पूजा उस नए साल के दिन करते हैं। तो इसी लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेडिशन है या फिर जो लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है ये बहुत ही पुराना है, लगभग 4th सेंचुरी एडी से इसको मनाया जाता है। ठीक है। द बॉन रिलीजन इंडिजिनस रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ तिब्बत। यहाँ पर देखिए बॉन रिलीजन जो है या बौद्ध धर्म, यहाँ पर जो बॉन रिलीजन यहाँ पर मनाया जाता है तिब्बत में, प्रैक्टिस द बर्निंग ऑफ इंसेंस। यहाँ पर एक प्रैक्टिस है जो कि बर्निंग ऑफ इंसेंस के नाम से जानी जाती है, ये इसको प्रैक्टिस करते हैं बॉन रिलीजन वाले। When Lord Buddha arrived in Tibet, this ritual was combined with the harvest celebration and the Losar festival was born। तो देखिए पहले क्या होता था, लोसार फेस्टिवल के आने से पहले क्या होता था, यहाँ पर एक बौन नाम की धर्म था, बौन नाम का धर्म। अभी तो बुद्धिस्ट धर्म है लेकिन उससे पहले बौन धर्म था। बौन ऐसे लिखने का, बौन धर्म पहले से था, बुद्धिज्म के आने से पहले। वहाँ पर क्या किया जाता था, एक यहाँ पर इस अर्थ को अगर आप समझ सके तो ठीक है। यहाँ पर बर्निंग ऑफ इंसेंस लिखा जा रहा है, मैं इसको सर्च करके देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो यहाँ पर अगरबत्ती जलाते थे। इंसेंस का मतलब हो गया अगरबत्ती, ठीक है, धूप अगरबत्ती कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ अगर अगरबत्ती या धूप जला के बौद्ध धर्म वाले पूजा करते थे। ठीक है। और जब बौद्ध धर्म में जब लॉर्ड बुद्धा जो है जो भगवान बुद्ध है यहाँ पर तिब्बत में इन्होंने यहाँ पर अराइव हुए, वो यानी यहाँ पर जब आए, बुद्ध यात्रा बहुत करते थे तो वो तिब्बत भी गए। तिब्बत जब गए तो उसी समय से क्या हुआ कि यहाँ पर जो हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, यानी जो फसल काटने वाली जो त्योहार है उसको जोड़ के, और जो पुराना वाला जो धर्म है ये यहाँ पर पूजा करते थे बौद्ध धर्म वाले, ये दोनों को मिला के, ये फसल वाला और ये दोनों को मिला के, ये दोनों को, इन दोनों को मिला के फिर लोसार फेस्टिवल का यहाँ पर जन्म हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है। वीर बाल दिवस किसके समान मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जो है उनके दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह की उम्र मात्र 6 साल थी और फतेह सिंह की उम्र मात्र 9 साल थी। इनको क्या किया गया, इनकी हत्या कर दी गई। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एज ए ट्रिब्यूट टू गुरु गोविंद सिंह मटायर्ड सन जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह द नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट वीर बाल दिवस। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला वीर बाल दिवस है, पहले से नहीं हो रहा था। इसको करंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहली बार वीर बाल दिवस में मनाया है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट जो है पहली बार मना रही है, जैसे कि आपने सुना होगा जो सुशासन दिवस है, कब मनाया जाता है, अटल जी के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है सुशासन दिवस। और भी एक दो दिवस है शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ याद है कि अटल जी के जो सम्मान में इनके जन्म दिवस के रूप में सुशासन दिवस को मनाया जाता है। इसी तरीके से पहली बार वीर बाल दिवस को भी शुरुआत किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आल्सो द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इज ऑब्जर्व एज शहीदी सप्ताह। अब देखिए ये जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होता है ना, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर का मतलब 25 जनवरी से लेके 25 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, ये 7 दिन हो गए टोटल, 7 दिन होता है। ये लास्ट सप्ताह जो होता है इस दिन शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। फोर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह वेर मटायर्ड ऑन दिस डे बाय द आर्मी ऑफ औरंगजेब। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनकी लड़ाई लगातार औरंगजेब से चल रही थी, तो इसी दिन क्या हुआ था कि औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की हत्या कर दी थी। तो इसीलिए ये जो सप्ताह है ये हमारे लिए एक शहीदी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये बात गुरु गोविंद सिंह हम जान जाते हैं। तो वैसे इनके बारे में बोलने के लिए आपको शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा महान रिलीजियस गुरु थे और इन्होंने जो सिख धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इनका सम्मान जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। तो सिख कम्युनिटी इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ और ट्रिब्यूट के साथ देखती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गुरु गोविंद सिंह born on 22nd December 1666 in पटना बिहार बेस्ड ऑन द ननक शाही कैलेंडर। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वो पटना में उन्होंने जन्म लिया, मैं भी बिहार का हूँ, उन्होंने पटना में जन्म लिया 22 दिसंबर 1966 को। और ये जो जन्म दिवस है वो किसके ऊपर है, नानक शाही कैलेंडर, इनका अपना कैलेंडर है सिख धर्म का नानक शाही कैलेंडर, तो उसके अनुसार ये मनाया जाता है।
He became a Sikh Guru at age of 9, 10th and last Sikh Guru, and was assassinated in 1708। अब देखिए 9 साल की कम उम्र में, 9 साल में हम लोग क्या ही सीखते हैं, उस साल में इनको गुरु, ये सिख गुरु बन गए और इनकी जो हत्या है वो 1708 में कर दी गई। अब हम लोग सोचेंगे कि 9 साल के बच्चे को कैसे बना दिया गया, लेकिन होते हैं ना कुछ बातें जो कि बचपन से दिखती हैं लोगों को। वो क्या बोला जाता है, वो कहावत है ना, होनहार होनहार वीरवान के होत है चिकने पात। कुछ ऐसा ही इनके अंदर भी देखा गया होगा और इस चीज को इन्होंने बिल्कुल सत्य कर दिखाया है। मतलब 9 साल की उम्र में बने और सिख गुरु ये रहे, लास्ट सिख गुरु रहे। उसके बाद उन्होंने जो बौद्ध सॉरी जो सिख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको उन्होंने गुरु बना दिया और बोला कि आपसे यही गुरु का काम करेंगे। ठीक है, 9 साल की उम्र में इनको बनाया गया और इन्होंने पूरा जीवन इनका जो है वो बताता है कि ये डिसीजन कितना अच्छा था। यानी कि इन्होंने अपने जो 9 साल में इनको बनाया गया वो सही बनाया था लोगों ने। और इन्होंने इन 1708 में जब हत्या हो गई तब तक ये पूरा जीवन जो इनका रहा बीच में, वो इस चीज़ को सिद्ध करता है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। लोगों ने कोई गलती नहीं की सिख गुरु बना के इनको। ही क्रिएटेड खालसा पंथ एंड फॉर द बैटल्स ऑफ आनंदपुर एंड चमकौर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की शुरुआत की, खालसा पंथ इन्होंने बनाया और 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक है बैटल ऑफ आनंदपुर जो कि 1700 में लड़ी, और एक चमकौर जो कि 1704 में लड़ी और 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। ही रोड जफरनामा इन 1705। एक चीज़ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्क कर लेना चाहिए कि जफरनामा जो बुक है, जफरनामा जो बुक है इन्होंने लिखी थी 1705 में। दोनों लड़ाइयों के बाद इन्होंने एक बुक लिखी जफरनामा। ठीक है, तो हो सकता है आपको जफरनामा सुन के लगे लिखी होगी, लेकिन नहीं, ये लिखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब ये इन्होंने फारसी में क्यों लिखी, क्योंकि नामा सब तो फारसी में है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये फारसी में ही है या फिर किसी लैंग्वेज में है। लेकिन चूंकि उस समय मुगल शासन चल रहा था, तो मुगल शासन में कोर्ट लैंग्वेज ही तो वो फारसी ही थी, यानी कि जो औपचारिक जो भाषा थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, तो लोगों को भी पढ़ाया जाता रहा था। तो इसके चलते ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। बोनालू फेस्टिवल, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेनालू फेस्टिवल के ऊपर। इट इज ए ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेंटर्ड ऑन द गॉडेस महाकाली फ्रॉम तेलंगाना। अब देखिए ये जो बोनालू फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। और किसके सम्मान में मनाया जाता है या किसकी पूजा की जाती है, महाकाली की। तो ये एक हिंदू फेस्टिवल हो गया। सोचिए हम हमारी ट्रेडिशन और कल्चर कैसे मिलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जो काली जी को सबसे ज़्यादा सम्मान कहाँ मिलता है, बंगाल में। बंगाल मतलब आज का जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे, और हर साल कलकत्ता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो वहाँ पर देवी की पूजा बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। तो ये कलकत्ता में ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। और साथ ही साथ देखिए आपको इसी तरीके का जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना में मिलता है। जब हमारी सोच मिलती है, हमारी विचारधारा मिलती है, तो इससे हमारे जो बॉन्डेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती है कि चाहे हमारे जो मनाने का ढंग थोड़ा दूसरा हो सकता है, लेकिन हमारी जो सोच है वो बिल्कुल एक है। तो इसी इससे क्या होता है कि हमारा जो विजन है एक भारत का, वो बढ़ता है। वही चीज़ का काशी तमिल संगमम के माध्यम से की जा रही है। वही चीज़ जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से भी की जा रही है। बस इसको दिखाने दिखाने की बात की जा रही है, क्योंकि है तो पहले से ही। यहाँ पे देखिए क्या है, पोथा राजू फिगर इन द बोनालो फेस्टिवल इज द फियरसम ब्रदर ऑफ द गॉडेस महाकाली हु विल्स ए विप टू प्रोटेक्ट द गॉडेस। अब देखिए महाकाली है, काली माँ है, ठीक है, इनके एक भाई थे, इनको इनका नाम पोथा राजू है। ठीक है, पोथा राजू, तो ये क्या है, ये महाकाली जी के भाई हैं, ये हैं इनके भाई। तो ये इनके साथ रहते थे महाकाली जी के और इनकी रक्षा करते थे। भाई की ऐसे भी रक्षाबंधन भी जब मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो बहन की रक्षा कौन करता है, भाई करता है, इसके लिए धागा बांधती है वो। खैर, नेक्स्ट चलते हैं। 13वां नंबर जो टॉपिक है वो है समक्का सरलम्मा यात्रा। यहाँ भी एक यात्रा की बात हो रही है। देखिए कहीं पर यात्रा को ऐसे लिखा जाता है यात्रा, और कहीं पर अगर दूसरा स्टेट है तो वहाँ पर यात्रा को ऐसे लिखा जाता है यात्रा। ठीक है, तो सब कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी एक फेस्टिवल है क्योंकि वॉकिंग पे ये पक्का बेस्ड होगा, यानी यहाँ पर लोग यात्रा करते होंगे। देखिए अभी हम पता कर लेते हैं। समक्का सरलम्मा जात्रा द बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, हम लोगों ने इसका नाम नहीं सुना इसलिए क्योंकि हमारे जो कल्चर है उसमें नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल नहीं है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में कहाँ मनाया जाता है, मुलुगु एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मनाया जाता है। तो हम लोग इसका नाम तो इसी माध्यम से पढ़ेंगे, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी माध्यम से
ये चीज़ जानने का फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि आईएएस की तैयारी है ना, ये आप बने या ना बने बात की बात है, ठीक है? वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, कितना आप इसके लिए पैशनेट हो इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी तैयारी के दौरान हमारा पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम सच में पूरे भारत को देखने लगते हैं, मज़ा आता है। तेलंगाना जो है वो तेलंगाना का जो एक ज़िला है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये समक्का सरलम्मा यात्रा मनाया जाता है। और ये क्या है, बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, यानी कि इसको ट्राइबल लोगों के द्वारा मनाया जाता है, आदिवासी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और सबसे बड़ा त्यौहार है इनका पूरे भारत में। ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं हो रही, पूरे भारत में जो अगर आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है तो वो है समक्का सरलम्मा यात्रा। और ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फेयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कुंभ मेला के बाद अगर लोग आते हैं तो इस यात्रा में आते हैं। और ये कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन मनाया जाता है, बाइनियल 2 सालों पे मनाया जाता है। यानी हर साल नहीं मनाया जाता है, इसको 2 साल पे मनाया जाता है और 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस यात्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। समक्का सरलम्मा यात्रा आल्सो नोन एज मेदाराम यात्रा इज बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल वंस इन 2 years इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो इसको एक और नाम दिया है यहाँ पर जाता है मेदाराम यात्रा, यानी कुछ लोग इसको मेदाराम यात्रा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको समक्का सरलम्मा यात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। अब देखिए, हम लोग कभी घूमने नहीं गए वहाँ पर, लेकिन उसके बारे में जानकारी पूरी हो जाएगी। ये किस चीज़ से पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि नॉलेज से भरा हुआ है। अब देखिए, मेदाराम इज ए रिमोट प्लेस इन द किथूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए पार्ट ऑफ दंडकारण्य, लार्जेस्ट सर्वाइविंग फॉरेस्ट बिल्ड इन द डेक्कन। अब देखिए, डेक्कन जो हमारा एरिया है, डेक्कन जानते हैं आप कौन सा एरिया है? आप बिल्कुल जानते होंगे। दक्कन जो है वो हमारा ये एरिया, ये जो एरिया है टोटल, ये हमारा दक्कन है। ठीक है, ये है दक्कन का एरिया, सदर्न इंडिया मान सकते हैं आप। ये है दक्कन का एरिया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट है, यानी कि आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ये जो केरला तमिलनाडु कर्नाटक का बॉर्डर वहाँ पर पाया जाता है। फिर जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है फॉरेस्ट। फिर यहाँ पर जो हमारा ये अंडमान और निकोबार का आइलैंड है वहाँ पर पाया जाता है। तो अगर फॉरेस्ट तो ऐसे पूरे भारत में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट बेल्ट अगर दक्कन की बात करें, सिर्फ दक्कन की बात करें, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सिर्फ दक्कन की बात करें तो सबसे बड़ा जो सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट है ना, वो यहाँ पर एटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, और ये एक दंडारण्य का भाग है। ये एरिया जो है वो दंडक दंडक वाला रीजन माना जाता है। तो इसी में आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है एटू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर एक जगह का नाम है मेदाराम। ठीक है, which signifies the fight of mother and daughter against the king of Kaktiya dynasty. They were protesting against the land tribute demand at the time of Shiva drought. अब क्या हुआ कि एक समय में दो एक जब काकतीय शासन का जब रूल चल रहा था, 12वीं और 14वीं सेंचुरी, ये जो काकतीय डायनेस्टी है ना, उसने कब शासन किया? 12वीं सेंचुरी से लेके 14वीं सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया। तो उस समय में ये शासन कहाँ पर कर रहे थे? दंडाकारण्य जो रीजन है वहां पर कर रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने एक साल बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा और उस समय सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं थी। आज अगर सूखा पड़ जाता है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो उस समय की बात ही क्या थी, क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे साधन है, मोटर है, पंप है। तो उस समय एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा, तो इसके चलते क्या हुआ कि लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। और उसी समय क्या किया कि वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने लैंड ट्रिब्यूट बढ़ा दिया, यानी जो उनके टैक्स जाता था वो इसकी जो मांग है, यानी इनके जो रेट है टैक्स रेट में इन्होंने बढ़ा दिया। अब सोचिए, जिसके पास पहले से ही आपत्ति विपत्ति आई हुई हो, जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं हो, सूखा पड़ रहा हो, अपने पेट भरने के लिए खुद पैसे नहीं हो, और उस समय अगर आपसे कोई और ज़्यादा टैक्स रेट की मांग करे तो आपको कैसा लगेगा? तो इससे इतने ज़्यादा लोग परेशान हो गए कि दो माँ बेटी थी, एक समक्का और उनकी बेटी थी सरलम्मा। यहाँ पर आपको नाम में भी दिख रहा होगा, समक्का सरलम्मा यात्रा यह नाम है। तो ये दोनों माँ बेटी ने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, इन्होंने राजा का विरोध किया। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय द कोया ट्राइब ऑफ तेलंगाना। अब ये जो फेस्टिवल है, तो ये जो यात्रा है वो किसको इसको मनाने जाने वाला कौन है? कोया ट्राइब मनाती है इसको, कोया नाम की। अब जानते हैं कि ये ट्राइबल फेस्टिवल है और कोया जो है वो एक जनजाति है, ट्राइब है। तो ये कोया ट्राइब के द्वारा मनाई जाती है जो कि तेलंगाना में पाई जाती है।
Traditionally, the Koyas were pastoralists and shifting cultivators, but nowadays they have been taken to settled cultivation supplemented by animal husbandry and seasonal forest collection. They own large herds of cows and bullocks. अब देखिए जो कोया ट्राइब है, पहले क्या थी? पहले ये थे पेस्टोरलिस्ट, यानी कि चरवाहा संस्कृति थी इनकी, यानी ये पशुओं को चराते थे और जगह जगह पे ये घूम घूम कर अभी यहाँ है, कल यहाँ होंगे, परसों यहाँ होंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ऐसे ये घूम घूम कर ये अपनी जीविका पहले टालते थे, चलाते थे। पहले की बात है, कोया ट्राइब के बारे में बात की जा रही है। पहले इनका पूरा जीवन था। लेकिन आजकल के जो इनका चेंज देखा जा रहा है, इनके पैटर्न देखा जा रहा है जीवन के जीने में, ये क्या है कि अब ये सेटल्ड कल्टीवेशन पे अब आ रहे हैं, यानी कि अब एक जगह पर रहते हैं, ये बात बहुत जगह घूमते नहीं, एक जगह पे रहते हैं, वहीं पर अपनी जो जमीन खरीद लिया है या फिर किसी तरीके से इनके पास उपलब्ध हो गई है, यहाँ पर ये लोग अपनी खेती वगैरह करते हैं और यहीं पर पशुओं को जैसे गाय भैंस हो गए ये पालते हैं। और साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट यहाँ पर पड़ते हैं, वहाँ पर से ये फॉरेस्ट जो कलेक्शन होता है, जैसे कि महुआ का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे के जो औषधि वगैरह होते हैं, ये वहाँ से कलेक्ट करके फॉरेस्ट से वहाँ पर अपना काम चलाते हैं। The Kaktiya dynasty ruled most of the eastern Deccan region comprising present-day Telangana and Andhra Pradesh and parts of eastern Karnataka and southern Odisha between 12th century and 14th century. Their capital was Kurugallu, known as Warangal. अब देखिए जो काकतीय डायनेस्टी है उसने 12वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी तक शासन किया। कहाँ पे किया? ये जो एरिया है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ईस्टर्न डेक्कन पर किया। ईस्टर्न डेक्कन का मतलब यहाँ पर आपको उड़ीसा का थोड़ा सा भाग हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भाग हो गया, तेलंगाना का थोड़ा सा भाग हो गया, इनको थोड़ा सा कर्नाटक वाला भाग हो गया, और इतने सारे एरिया पर इन्होंने शासन किया काकतीयों ने, ठीक है। और इनका जो राजधानी था कहाँ था? तेलंगाना में, जो आज वारंगल पड़ता है वहाँ पर इनका वारंगल, ये तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ पर इनका कैपिटल था। Koya tribe are an Indian tribal warrior community found in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh and Odisha. अब जो कोया ट्राइब है ये कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान पाया जाता है? ये तेलंगाना में, तो अभी बताया मैंने आपको, तेलंगाना में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश जो है वो पहले आंध्र प्रदेश ही तेलंगाना था, सॉरी तेलंगाना ही आंध्र प्रदेश था, तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन दोनों जगहों पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्राइब्स की बात की जा रही है कि कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब रहती है, लेकिन इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है कि उतना को देख पाना उतना संभव नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युग पुरुष राजा राम मोहन राय। देखिए युग पुरुष राजा राम मोहन राय, युग पुरुष तो सच में ये थे, कैसे थे मैं बताऊंगा आपको। देखिए राजा राम मोहन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर, बंगाल में। 1772 में 22 मई को उनका जन्म हुआ, राधानगर, बंगाल में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, यानी आज का जो भारतीय समाज है ना, हम देखते हैं उसका ये जनक या पिता इनको माना जाता है। अब देखिए इनका जो योगदान था किस क्षेत्र में था? इनका योगदान रिलीजियस यानी धार्मिक, सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो इंडिया में हुए उसमें इनका बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल योगदान था, यानी कोई छोटा मोटा योगदान नहीं था, बहुत ही ज्यादा योगदान था। यानी सामाजिक क्षेत्र में भी था। कैसे? इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, करवाया। रिलीजियस, धार्मिक क्षेत्र में कैसे था? इन्होंने जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी जैसे जाति व्यवस्था वगैरह, तो इन्होंने खत्म करने की बात की और ये धार्मिक सुधार के पक्ष में थे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें, राजनीतिक जो सुधार है वो कैसे किया? ये ब्रिटिशर्स वगैरह से नेगोशिएट करते रहते थे कि कैसे भारत जो है उसको पॉलिटिकली एक किया जा सकता है और कैसे भारत में जो है वो हमारा जो शासन है वो अच्छे से चलाया जा सके, या फिर हम पर जो रूल हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये ब्रिटिशर्स को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे कि जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार वगैरह हो रहे हैं या फिर जो ब्रिटिश जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ ये बोलते रहते थे और ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस करते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अभी न्यूज में क्यों है? द राजा राम मोहन रॉय, ओ सॉरी अभी और भी है, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का नाम आपने सुना होगा, मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको इसके बारे में चर्चा मिलती है। ब्रह्मो समाज का इन्होंने स्थापना किया था। प्रोमोटेड मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच। अब देखिए जो आदमी इतने सारे काम कर रहा है, क्योंकि सती प्रथा को खत्म कर रहा है जिस समय वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा है, कब करने की बात कर रहा है? 1800 साल में, यानी आज से लगभग 250 साल पहले ये चीज़ को खत्म करने की बात बोल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। राजनीति की बात करें तो ये अंग्रेजों के
की पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ये इसको सजेशन कर रहे हैं। ये कौन सा आदमी कर सकता है? जिसके पास मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच होगी वही तो करेगा। जो रूढ़िवादी होगा, जो पहले से सब चीज़ों को लेके चलेगा कि हाँ मुझे माँ बाप ने या फिर जो मेरी सोसाइटी ने ये चीज़ सिखाई तो वही चीज़ आगे सही है, तो ये आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। जो खुद की सोच रखता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो एक दूसरे को देख के समझता होगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ कुरीति है जबकि दूसरे के यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो अगर ये चीज़ जो सोचने वाला होगा वही तो ये सब करेगा। तो इनके अंदर ये जो आपको देखने को मिलती क्वालिटी वो देखने को मिलती है। तो न्यूज़ में क्यों है? द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए डांस ड्रामा प्रोग्राम टाइटल्ड युग पुरुष राजा राम मोहन राय बेस्ड ऑन द थीम नारी सम्मान। देखिए क्या हुआ, अभी जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, किसका फाउंडेशन है, किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो हमारे संस्कृति मंत्रालय है उसके अंदर एक फाउंडेशन है, लाइब्रेरी फाउंडेशन का नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। उसने अभी क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, एक डांस ड्रामा प्रोग्राम था। एक डांस ड्रामा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जिसका टाइटल क्या था उस डांस ड्रामा प्रोग्राम का? एक पुरुष राजा राम मोहन राय। उसमें जो थीम था वो क्या था? नारी सम्मान, वुमेन को रिस्पेक्ट देने का इसमें थीम था। आगे इसमें बोला जा रहा पॉइंट, द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज एट कर्तव्य पथ एंड इंडिया गेट। अब ये जो प्रोग्राम जो है एक पुरुष राजा राम मोहन राय को ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? कर्तव्य पथ, जो हमारा आज का राजपथ जो था जो दिल्ली में पाया जाता है, जहाँ पर रिपब्लिक डे के दिन परेड की जाती है और जो इंडिपेंडेंस डे के दिन जिस पर झांकियां दिखाई जाती हैं जिस रोड पे, उसको अब क्या नाम दे दिया गया है? कर्तव्य पथ। पहले नाम था राजपथ। और इंडिया गेट पे यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। 1 year long celebration was launched by the Ministry of Culture, Government of India, May 22, 2022 on the occasion of 250th birth anniversary of राजा राम मोहन राय as part of the आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब देखिए 22 मई को मैंने आपको बताया इनका जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। तो उस दिन चूंकि 22 मई इनका जन्मदिन है और जो 2022 का जो साल था वो क्या था? 2022 का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 2022 का साल था उस दिन क्या हुआ कि 250वां इनका जन्म जयंती था, राजा राम मोहन राय के जी का। तो उस दिन ये चीज़ ऑर्गेनाइज की गई और ये 1 साल का सेलिब्रेशन होगा, यानी 1 साल में इस चीज़ को मनाया जाएगा। ये जो तो ये ऑर्गेनाइज जो किया गया है डांस ड्रामा का प्रोग्राम, इसको 1 साल तक मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, छठ पूजा के ऊपर त्यौहार है हमारा प्यारा प्यारा छठ पूजा। बिहारियों की बात बताऊँ, आप भी जानते होंगे, हम कहीं भी रहें 2 त्योहारों में ना हम बिल्कुल घर पहुँचते ही हैं। अगर 2 त्योहारों में ना पहुँच सके तो कम से कम छठ पूजा में तो हम चले ही जाएँ। दूसरा है होली, अगर इसमें ना भी जा पाए तो इसमें तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, छठ पूजा हमारा बहुत ही अच्छा पवित्र त्यौहार है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा, और कहना ही क्या है इसके बारे में, अलग ही मूड में होते हैं हम लोग इसमें। छठ पूजा एन एंशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सोलर डाइटी सूर्य एंड षष्ठी देवी। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो ये त्यौहार होता है उसमें मैं अपनी लैंग्वेज बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। यहाँ पर षष्ठी बोला गया है लेकिन हम लोग इसको छठी मैया बोलते हैं। और भी जो बिहार का रीजन है, बिहार में भी बहुत सारे रीजन है, मिथिला रीजन है, फिर मगध रीजन है, बहुत सारे रीजन है, उसमें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर षष्ठी लिखा हुआ है, हम लोग छठी मैया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब यहाँ पर ट्रिब्यूट, प्रार्थना, पूजा, आप जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। जैसे हम लोग लोटे में ना पीतल का लोटा वगैरह होता है, उसमें दूध लेके और इनको अर्पित करते हैं, जैसे जल अर्पित करते हैं ना, तारक मेहता देखा है आपने? उसमें जो हमारे जो जेठालाल हैं वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग लोटे में दूध लेके और नदी या तालाब कहीं पर जो पानी का सोर्स है वहां पर हम लोग सूर्य भगवान को देखते हुए सुबह में और शाम में दोनों टाइम यहाँ पर दूध अर्पित करते हैं। अब ये हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अच्छा रहे। हम अपने जो महिलाएं हैं वो करती हैं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी इनकम या फिर जो भी अच्छाई अच्छाई वाली बातें हैं उसके लिए करती हैं। बेटे की अ, अच्छे करियर और उसके अच्छे स्वास्थ्य वगैरह की बातें करती हैं, यहाँ पर प्रार्थना करती हैं भगवान से कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा परिवार सुखी समृद्ध रहे, वही सारी बातें जो हर रिचुअल में होती हैं। इसमें क्या होता है कि महिलाएं भी व्रत करती हैं और पुरुष भी करते हैं, दोनों करते हैं। ऐसा नहीं ये फोटो आपको दिख रहा है इसमें, लेकिन जो चूंकि महिलाओं का परसेंटेज लगभग 90% होता है, इसलिए यहाँ पर आपको महिला की फोटो देखने को मिल रही है, लेकिन करते पुरुष भी हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको छठ व्रत होता है, इसमें लगभग 1 से 2 दिन लोग व्रत करते हैं। तो बहुत ही एक तरह से निर्जल व्रत होता है, इसमें पानी भी नहीं पीते हैं लोग।
देखिए छठ पूजा का और भी नाम है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि कहीं पर इसको प्रतिहार बोला जाता है, कहीं पर डाला छठ बोला जाता है, कहीं पर छठी बोला जाता है और कहीं पर सूर्य षष्ठी बोला जाता है। ठीक है। प्राइमरली ऑब्जर्व इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड इवन इन नेपाल। क्योंकि इसको जो प्राइमरली ऑब्जर्व किया था, प्राइमरली की बात हो रही है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, यूपी में होता है और नेपाल में भी इसके कुछ एरिया में मनाया जाता है। लेकिन आजकल के जो अभी जो कल्चर देखा जा रहा है ना, अभी का जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि छठ जो पूजा है वो बिहारी लोग कहीं भी हैं, चाहे विदेश में भी हो तो वहाँ भी मना रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे जो स्टेट के लोग हैं वो भी इसको बहुत सम्मान देते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि दूसरे जो स्टेट के लोग हैं वो भी इसको बहुत ही सम्मान देते हैं और कई जगह लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं इस त्यौहार को, यानी कितने लोगों ने इसको मनाना शुरू भी कर दिया है दूसरे स्टेट्स में। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। देखिए इसमें क्या होता है कि सन गॉड की पूजा की जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है, मैंने आपको जैसे बताया। देखिए इसमें एक खास बात है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। हालांकि आपको पंडाल वगैरह देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको छठ मैया और जो सूर्य भगवान है उनकी आपको तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा ये छठ मैया और जो सूर्य भगवान का जो पंडाल देखने को मिलता है ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लोगों में आकर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि एक फेस्टिवल जैसा लगे। जैसे कि आपने दिवाली देखा होगा, दिवाली में क्या होता है, कहीं पर लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है, सरस्वती पूजा में तो हर जगह मूर्तियाँ बैठती हैं। तो उसी तरीके से ये जो कल्चर है, वैसे हमारे कल्चर का भाग नहीं है कि हम ये पंडाल बनाएं, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है तो लोग पंडाल भी बनाने लगे हैं इसके। तो लेकिन ये जो ओरिजिनल जो ये फेस्टिवल होता है ना, हमारे जो घरों में ये महिलाएं पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, तो वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करती। वो बस वहाँ पर मिठाइयाँ बनती हैं और ये लोग खुद जो हैं वो निर्जल रहती हैं, यानी कि निर्जल व्रत रखती हैं। 1 से 2 दिन का व्रत होता है जिसमें वो बीच में एक टाइम खाया, फिर 36 घंटे बाद खाएंगी, ऐसे कुछ होता है इसमें। ठीक है। अब देखिए छठ इन्वॉल्व्स कंबाइंड वर्शिप ऑफ बोथ पावर्स विद along विद द सन। अभी देखिए जो इसमें क्या होता है कि जो छठ जो त्योहार मनाया जाता है उसमें जो सूर्य भगवान की जो पूजा की जाती है, तो सूर्य का स्रोत इसमें किसको माना जाता है? उषा और प्रत्युषा। उषा प्रत्युषा कौन है? ये सूर्य भगवान की पत्नियां हैं। ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो सूर्य भगवान की शक्तियां जो है वो उनकी पत्नी की वजह से है, दोनों पत्नियों की वजह से। द फेस्टिवल फाइंड्स ए मेंशन इन बोथ इपिक्स रामायण एंड महाभारत। जो छठ मैया का जो त्यौहार है ये इतना ज़्यादा पुराना है और इतना ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना ज़्यादा पुराना त्यौहार है ये कि रामायण और महाभारत ये खुद कितने पुराने हैं। रामायण तो दसों हज़ार साल पुराना है और महाभारत की बात करें तो 5,000 साल लगभग पुराना है। रामायण के बारे में कोई निश्चित नहीं बोला गया है, लेकिन शायद 10,000 साल पुराना है या लाख साल पुराना है, ये कोई निश्चित नहीं बोला गया अभी तक। तो महाभारत का जो बात है वो तो लगभग 5,000 साल पुराना है। तो इतने पुराने त्यौहार है ये हमारा छठ मैया, यानी इनसे भी पुराना त्यौहार है, तभी तो इसको रामायण में मेंशन किया गया है। ठीक है। नुआखाई। नुआखाई क्या है? नुआखाई एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था ओडिशा के बारे में। तो उड़ीसा में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसको नुआखाई बोलते हैं। ये क्या है? हर साल मनाया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो रीजन्स हैं ना वहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि पंजाब में मनाया जाता है, फिर आसाम में मनाया जाता है। तो ये बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी सिर्फ फसल के ऊपर हमारे यहाँ कितने सारे त्यौहार हैं। इसका मतलब हम लोग फसलों का सामान करते हैं, हमारे भोजन का सामान करते हैं, ये हमारी संस्कृति में दिखता है और हर स्टेट में लगभग लगभग आपको ये त्यौहार मिल जाते हैं। और हर तरह के लोग मनाते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स भी मनाते हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी मनाते हैं। नॉर्मल पीपल किसान वगैरह हैं वो मनाते हैं। तो ये चीज़ हमारे पूरे भारत में देखने को मिलती है। नुआखाई में क्या है? नुआ मीन्स न्यू और खाई मीन्स फूड, यानी नया फूड। नया फूड कब आता है? जब हम फसल काटते हैं। द फेस्टिवल ऑफ नुआखाई इज सेलिब्रेटेड बाय द फार्मर्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ गेन। तो जब हमारे फसलों की कटाई हो जाती है ना, ये फसल है हमारे, इसको जब हम लोग काट देते हैं, घरों में ले आते हैं, तो उसके बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। On this festival, Odia people, even those living in far off lands, return to their native places to be a part of the celebration. देखिए जैसे हमारे लिए छठ पूजा इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं भी हों छठ पूजा में अपने घर पे रहने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा 99% केस में हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह छुट्टी मिल जाए, हम लोग घर पे आ जाए। उसी तरीके से ये जो नुआखाई त्यौहार है उसी तरीके से ओडिया लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। और दुनिया में कहीं भी हों ओडिया लोग वो चाहते हैं इसी तरीके से कि हम इस दिन कम से कम अपने घर पे रहें। नवरोज फेस्टिवल की बात करते हैं। नवरोज फेस्टिवल देख लेते हैं पहले, ये जो चैप्टर है वो कितना लंबा होने वाला है। तो ये हम फेस्टिवल डिस्कस करें, देख लेते हैं वो कितना लंबा होने वाला है।
ताकि आगे का जो समय है वो हम निकाल सकें। कोई बात नहीं, हो जाएगा। नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। नवरोज इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स। अब देखिए, जो नवरोज नवरोज जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? वर्नल इक्विनॉक्स, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स कब बोला जाता है? जिस दिन हमारा जो स्प्रिंग त्योहार है यानी बसंत ऋतु है, वो जब शुरुआत होता है तो उसको इंग्लिश में वर्नल इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो उसी समय नवरोज को मनाया जाता है। ये पारसी न्यू ईयर का फेस्टिवल है। यानी पारसी लोग हमारे यहाँ भारत में बहुत कम इसकी पॉपुलेशन है पारसी लोगों की, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इसराइल का जो यहूदी लोग है, ये कितना छोटा देश है, बहुत ही छोटा देश है। कुछ इस तरीके का इसका कुछ मैप है, रेड सी के पास, मेडिटेरेनियन सी के पास, ठीक है। तो उसी तरीके से पारसी जो लोग हैं वो हमारे भारत में कहाँ से आए थे? ये आए थे फारस देश से, आज का ईरान जो है वहाँ से आए थे। और यहाँ पर इन्होंने भारत में शरण ली और इन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जो हम नाम सुनते हैं, होमी जहांगीर भाभा, और जो आज के रतन टाटा हैं, और इस तरीके से जमशेदजी टाटा हैं, बहुत सारे नाम हैं। और फिर जो एक विक्रम साराभाई हैं, ये सारे क्या थे? पारसी थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बहुत ही पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है और व्यापारी कम्युनिटी होती है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कम्युनिटी होती है, लेकिन आजकल इनकी संख्या थोड़ी घट रही है, तो हमारे लिए चिंता की बात है। तो इन्हीं का त्यौहार है नवरोज, और ये इनके नया साल के ऊपर मनाया जाता है, और जब बसंत की शुरुआत होती है तो उस दिन इसको मनाया जाता है। नदन हमेशा की बात हो रही है। अब ये देखिए, इंडिया में कब मनाया जाता है? 16 अगस्त। मैंने जैसे आपको बताया था ना कि पारसी लोग जो है वो अगस्त में मनाते हैं, तो अगस्त में किस दिन मनाते हैं? 16 अगस्त को। ये यानी 15 अगस्त हो गया कि अगले दिन ये लोग पारसी न्यू ईयर मनाते हैं। नवरोज की बात करें, नव मतलब नया, रोज मतलब डे, यानी नया दिन। नया दिन का मतलब क्या हो गया? जब नया दिन कब मनाते हैं? जब नए साल की शुरुआत होती है। ये पारसी के अनुसार है, तो नवरोज इन्होंने नाम दिया। इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च ग्लोबली एज पर द Iranian calendar. Nowruz arrives 200 days later in India and is celebrated on the month of August as the Parsi year follow the शहनशाही कैलेंडर which does not account for leap years। अब देखिए, पूरे विश्व की बात करें, अगर ग्लोबली की बात करें, पूरे विश्व में पारसी कम्युनिटी जो त्यौहार ये मनाती है वो कब मनाती है? मार्च। अब जो अगर देखा जाए तो बसंत की जो शुरुआत भी होती है वो मार्च में होती है, ठीक है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फरवरी में ही हो जा रही है। तो मार्च में वैसे पूरे जो विश्व में है वो उसको मार्च में मनाती है। और ये क्यों मनाती है मार्च में? क्योंकि ये जो पूरे विश्व में जो लोग हैं वो ईरानियन कैलेंडर को मानते हैं, क्योंकि इन लोग का जो मेन ऑरिजिन है ना पारसी लोग का, वो ईरान से ही है। कहीं भी दुनिया में आज है तो पहले इनका जो घर था वो ईरान था, फिर वहाँ जाके बस गए, तो ये ईरानियन कैलेंडर को मानते हैं, इसीलिए वो हर साल मार्च में मनाते हैं। लेकिन जो इंडिया में जो लोग हैं वो पारसी जो लोग हैं वो यहाँ शहनशाही कैलेंडर को मानते हैं, जिसमें लीप ईयर का ध्यान नहीं रखा जाता। ईरानियन कैलेंडर में लीप ईयर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये चूंकि इस लीप ईयर का ध्यान नहीं रखते तो इसलिए एक एक दिन का डिफरेंस होता गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो त्यौहार है ये 200 दिन बाद पड़ता है, और 16 अगस्त को यहाँ पर यह मनाया जाता है। द पर्शियन किंग जमशेद इज क्रेडिटेड विद हैविंग क्रिएटेड द शहनशाही कैलेंडर। अब जो यहाँ पर पर्शियन राजा जो जमशेद हैं, उन्होंने इस कैलेंडर की खोज की थी, या फिर आपने ये जो कैलेंडर है इनकी देन है। पर्शियन किंग जमशेद है, उन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। अब नवरोज इज ऑन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए, यूनेस्को की बहुत सारी लिस्ट है, उसमें जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है ऑफ इंडिया, उसमें इस लिस्ट में इस नवरोज को शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। वी आर प्राउड ऑफ पारसिस। जोरोस्ट्रियनिज्म, एक बात तो है, भारत में किसी भी धर्म ने शरण ली ना, भारत ने उसको अपनाया है। ये बात माने हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। किसी भी धर्म ने शरण ली, हमने सबको अपनाया, ये भारत की महानता है। Zoroastrianism. It is one of the earliest known monotheistic faiths created over 3500 years ago in ancient Iran by Prophet Zaruf। अब देखिए, जो पारसी लोग जिसको देवता मानते हैं या भगवान मानते हैं वो कौन है? वो है जरूफ। देखिए, ये इनका प्रोफेट का नाम है। जैसे प्रोफेट मोहम्मद जो है वो इस्लाम के हैं, कृष्ण भगवान हमारे जो हिंदू धर्म के हैं, तो उसी तरीके से जरूफ जो है वो पारसी धर्म के देवता, या फिर आप बोल सकते हैं उनके प्रॉफिट या फिर पैगंबर आप मान सकते हो। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन मोनोथिस्टिक फेथ्स। अब देखिए, ये जो इसमें किसको माना जाता है? मोनोथिस्टिक, यानी एक ही ईश्वर है, ऐसा फारसी लोग मानते हैं। ये कब धर्म कितने साल पुराना है? 3500 साल ये पुराना धर्म है, बहुत ही पुराना धर्म है ये। 3500 साल पुराना धर्म है जिसमें एक ईश्वर की बात की गई है।
It was the official religion of Persia from 650 BCE until the emergence of Islam in the 7th century. अब देखिए पर्शिया जो आज का ईरान है, ठीक है, यहाँ पर 650 BC यानी कि ईसा से भी 650 साल पहले से लेके 7वीं सेंचुरी एडी तक यहाँ पर क्या है, ये पारसी का या फिर ईरान का ये ऑफिशियल धर्म था, ठीक है। लेकिन बाद में चूंकि इस्लाम का उदय हो गया, उसका फिर वहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, जिसके चलते पारसी यहाँ से खत्म हो गए और उन्होंने अलग अलग जगह पर शरण लिया। इसके चलते आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आज हमारे यहाँ पारसी कम्युनिटी पाई जाती है। विद द कमिंग ऑफ इस्लाम न्यूमरस ज़ोरोस्ट्रियन फ्लेड टू इंडिया, और जहाँ पर ये मेनली कहाँ पे मिले, गुजरात में। गुजरात पे क्यों मिले, क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट है हमारा इंडिया का, वहाँ पर गुजरात देखिएगा सबसे पहले आता है, तो उस तरफ से जब लोग आते हैं सबसे पहले गुजरात को ही टच करते हैं, इसलिए ये गुजरात में सबसे पहले बस गए और वहीं पर सबसे ज़्यादा इनकी, और ये गुजरात में पाए गए हैं और ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब इस्लाम वहाँ पर आया पर्शिया में या फिर ईरान में, तो वहाँ से ज़ोरोस्ट्रियन वहाँ से भाग गए या फिर उनको भगा दिया गया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये गुजरात में आ गए और पाकिस्तान में भी रहने लगे। आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है वहाँ पर कोई इसकी पॉपुलेशन पाई जाती होगी। India has one of the largest single groups of Parsis, currently about 61,000 in India. The world population is estimated at 1.6 million Zoroastrians. तो देखिए पूरे विश्व में लगभग 26 लाख लोग पाए जाते हैं, 26 लाख लोग हैं वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 26 लाख जो लोग हैं किसी एक देश में नहीं पाए जाते हैं, ये 200 से प्लस जो देश है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत जो है वहाँ क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, यानी कि 61,000 जो लोग हैं। अब देखने में ये हमारी जो आबादी है वो लगभग 1.2 बिलियन की है, इतने अरब लोग हम लोग हैं, उसमें 61,000 का ही पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप ये 26 मिलियन का जो आंकड़ा देखें और 200 देशों को देखें, तो वहाँ पर अगर 61,000 को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इतने सारे आंकड़ा जो है, इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है, यानी कि 61,000 जो है वो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और बहुत कम देश में इतने सारे जो पारसी है वो वहाँ पर रहते हैं। इन इंडिया पारसीज आर वन ऑफ द नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब यहाँ पर जो पारसी हैं उनको कितने कम संख्या है, इनकी लगभग 60,000 की लगभग आबादी है, इनको नोटिफाइड यानी कि इनको बिल्कुल नोटिफाई कर दिया गया है गजट नोटिफिकेशन में कि ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, ठीक है। बिल्कुल सही किया गवर्नमेंट ने, इनको फ़ायदा मिलना चाहिए, इनको पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनका योगदान जो भारत में वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है अब तक। अदर न्यू ईयर, दूसरे न्यू ईयर की बात करें, चैत्र शुक्ल प्रतिपाद, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द वैदिक हिंदू कैलेंडर। देखिए और भी ज़्यादा और भी सारे जो कैलेंडर हैं या फिर न्यू ईयर है वो मनाया जाता है, उसका नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपाद नाम इसको बोला जाता है, जिसको हिंदू कैलेंडर की शुरुआत में मनाया जाता है कि ये जो चैत्र माह से शुरू होता है, और इसका नाम जो कैलेंडर का है वो क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपाद। गुड़ी पाड़वा जो है, गाड़ी जो है, ये आपको कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। नवरेह जो है, ये नवरेह नाम का मतलब नया, और रेह का मतलब शायद यहाँ कश्मीरी भाषा में दिन होता होगा, तो यहाँ पर नवरेह जो कहाँ मनाया जाता है, ये कश्मीर में मनाया जाता है। ताजिबी चेरावो ये कहाँ मनाया जाता है, मीटीज, मीटीज यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है मणिपुर में, उनके द्वारा सजीबू चेरेबो मनाया जाता है। चेटी चांद बाई सिंधी, सिंधी लोगों के द्वारा चेटी चांद मनाया जाता है, और लुजुंग किसके द्वारा मनाया जाता है, सिक्किम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको मार्क कर रहा हूँ बड़े स्टार से, क्योंकि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है कि कौन सा जो न्यू ईयर है वो कहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 18वां जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टॉपिक। कितने मिनट का हो गया भाई, 1 घंटे 18 मिनट, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। पर्यूषण पर्व, कितना देर और लगेगा यार, मुझे ऑफिस में जाना है। बस 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 हो गया भाई। पर्यूषण पर्व, पर्यूषण पर्व क्या है, जैन फेस्टिवल इन विच जैन monks and nuns stay with the community and provide them instruction and guidance. It is also a festival of forgiveness। अब देखिए जैन फेस्टिवल है पर्यूषण पर्व, ये जो है वो एक जैन धर्म का त्योहार है, जैन त्योहार है, जिसमें क्या होता है कि जो जैन साधु है और होते हैं और जो नन होते हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देते हैं, यानी कि अपने जो भक्त लोग होते हैं और जैन धर्म के जो आम लोग होते हैं उनको यहाँ पर वो शिक्षा देते हैं, शिक्षा बोल सकते हैं या फिर उपदेश ये देते हैं इस दिन के अंदर, पर्यूषण पर्व के अंदर। इट इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर, रेनी सीजन।
कब मनाया जाता है? रेनी सीजन मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर जानते हैं कि हम उस दिन वर्षा होती है हमारे पूरे भारत में, तो उस समय यहाँ पर मनाया जाता है। अब उसी समय क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब वर्षा होती थी ना, तो जब जैन धर्म का शुरुआत हुआ था, तो उस समय क्या होता था कि जब नॉर्मल दिन होता था, तो उस समय पूरे जो जैन साधु हैं, जैसे कि महावीर हैं या फिर और भी जो जैन साधु हुए, वो पूरे भारत में रोम करते थे, यानी घूमते थे और शिक्षाएं बांटते थे। लेकिन जब रेनी सीजन आता था ना, तो उनके लिए घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो उसके चलते क्या करते थे, वो गुफाओं में शरण ले लेते थे। गुफाओं में लेते थे या फिर कहीं पर आप बोल सकते हैं जंगल में ले लिया, या फिर कहीं पर जो कोई गांव है वहां पर जाकर शरण ले लिया, और पूरा रेनी सीजन वो वहीं पर बिताते थे। इसके चलते क्या होता था, जहाँ पर भी बिताते थे वहां पर के आसपास के जो लोग थे वहां पर आके ये चीज उनका उपदेश को सुनते थे। जब ये सुनते थे तो उसी समय से इस चीज को आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको अगस्त और सितंबर में क्यों मनाया जाता है। ड्यूरिंग पर्यूषण, जैन इंक्रीज देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंसिटी ऑफन यूजिंग फास्टिंग एंड प्रेयर मेडिटेशन टू हेल्प। अब देखिए, इस त्योहार के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो जैन लोग हैं वो अपनी स्पिरिचुअल इंटेंसिटी को और बढ़ा दे जाते हैं। लेकिन मतलब इसका क्या हुआ कि जो जैन कम्युनिटी, हम जानते हैं कि जो जैन साधु हैं वो कितनी तपस्या में रहते हैं, कितने लोग तो नंगे घूमते हैं और कितने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपवास वगैरह करते हैं। तो इस समय क्या करते हैं, इस पर्व के दौरान ये जो अपनी जो भी ये साधना करते हैं उसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल जिसकी खुशी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, स्टार। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको कहाँ मनाया जाता है? इसको नागालैंड में मनाया जाता है। ये देखिए, तो ये पिक्चर से आइडिया लगेगा कि आपको नागालैंड में मनाया जाता है। इनकी एक पक्षी है हॉर्नबिल, जिसका नाम है हॉर्नबिल पक्षी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसका लंबा सा चोंच होता है, पीला कलर का सर होता है, वो लंबा सा चोंच होता है। तो ये पीला कलर का एक बर्ड होता है। इसके ये जो नागा कल्चर वाले लोग हैं इसका बहुत सम्मान करते हैं इस पक्षी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलर्ट पक्षी होती है और बहुत ही ज़्यादा शार्प इसका दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा सावधान रहती है। इसके चलते इसका बहुत सम्मान है नागा कम्युनिटी में। इसको क्या बोला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के द्वारा? को क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, यानी त्योहारों का त्योहार, इस त्योहार को बोला जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं और 1 से 10 दिसंबर के बीच में हर साल मनाते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि नागा सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल टू रिवाइव, प्रोटेक्ट, सस्टेन एंड प्रमोट द रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। तो कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है आप बताइए? जो ट्रेडिशन है, कल्चर, उसका सम्मान करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो नागा लोग इसको मनाते हैं, इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं? नागा हेरिटेज और ट्रेडिशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें, रिवाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें और इसको और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकें। The festival pays tribute to Hornbill, the most admired and revered bird for the Nagas for its qualities of alertness and grandeur। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस दिन क्या होता है कि एक पक्षी है जो कि नागा कल्चर में बहुत ज़्यादा सम्मानित पक्षी है, तो यहाँ पर उसकी यहाँ पर उसको ट्रिब्यूट दिया जाता है या उसको सम्मान दिया जाता है इस त्योहार में। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट्स एंड आल्सो सपोर्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑर्गेनाइज कौन कराता है ये फेस्टिवल को, हॉर्नबिल फेस्टिवल को? वहाँ की जो स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, और इसके साथ साथ प्लस में इसको यूनियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल was established on 1st December 1963 and was inaugurated by then President सर राधाकृष्णन। अब देखिए, इसको जो पहली बार कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1963 को। 1 से 10 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 1963 में मनाया गया। उसमें जो हमारे राष्ट्रपति थे इस राधाकृष्णन, 1962 में जो थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले ये उपराष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था और ये आज तक मनती आ रही है। देखिए हमारे त्योहार कितने महान है कि पक्षियों तक को इसमें सम्मान मिलता है। 20वां नंबर जो है, यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है बाली यात्रा। ये भी देखिए यात्रा है। बाली यात्रा लिटरली वॉयज टू बाली। बाली क्या है? एक जगह है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में ये बाली जगह पड़ता है। तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? बाली यात्रा का मतलब यानी कि हम बाली को यात्रा करने जा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। इज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयरपोर्ट्स। मैंने जैसे बताया कि देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयरफेयर्स है, यानी सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़े मेलों में से एक इसको माना जाता है बाली यात्रा को। विच इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द 2000-year-old maritime and cultural links between ancient Kaling, today's Odisha, and Bali and other South and Southeast Asian regions like Java, Sumatra, Borneo, Burma and Ceylon। देखिए हमारा इतिहास जो है कैसा है कि हम जैसे चोलों के समय में क्या हुआ कि चोल शासकों ने भारत में तो
उन्होंने शासन किया ही किया, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी उन्होंने कुछ रीजन को हड़पा और साथ साथ वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया और वहाँ पर अपना प्रभाव जमाया। अगर कहीं पर हड़पा नहीं तो वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया या फिर वहाँ पर प्रभाव जमाया। वहाँ के राजाओं को वो इन्फ्लुएंस करते थे, चोल राजा। तो ये कहाँ कहाँ किया उन्होंने, श्रीलंका में किया, मालदीव में किया, फिर इसके साथ साउथ ईस्ट एशियन के जो रीजन है जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, उसके बाद कम्बोडिया है और उसके साथ साथ जो आज का इंडोनेशिया है, यहाँ पर इन्होंने चोल शासकों का प्रभाव दिखता है। तो चोल शासकों ने तो ये किया, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में जो व्यापार है वो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, यानी चोल शासकों से पहले से भी चलता आ रहा है। और इसके चलते क्या हुआ कि हम एक दूसरे की संस्कृति के बहुत नज़दीक आ गए और हमारे जो आज भी हम जो थाईलैंड के लोग हैं, इंडोनेशिया के लोग हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि आज भी रामायण और महाभारत जैसे जो क्या बोलते हैं, रामायण खास करके, रामायण का क्या किया जाता है, नाटक मंचन किया जाता है। यानी वहाँ पर राम भगवान की अभी भी उनका मन में सम्मान है, जबकि ये मुस्लिम देश है। तो मुस्लिम देशों की जो दुर्गति की है लोगों ने ना, वो टेररिस्टों ने की है, टेररिस्टों ने की है, कुछ पॉलिटिशियंस ने की है। वैसे ये धर्म, मैंने खुद तो कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन जितने भी जो हम मैं जिसको फॉलो करता हूँ उन्होंने बोला कोई भी धर्म का जो ग्रंथ आप पढ़ लीजिए वो बोलते हैं कि जो भी लिखा गया है सही लिखा गया है। बाद में जो उसमें एडिशंस की गई हैं और जो लोगों ने उसमें छेड़छाड़ की है तो उसके चलते वो धर्म जो है वो अपने राह से भटक गया है। तो उसमें टेररिस्टों का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने पूरे विश्व में इस धर्म को कलंकित किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। आक्रमणकारियों ने किया है, जो कि जहाँ भी जाते थे वहाँ जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको प्रताड़ना किया, इसके चलते इन लोगों का छवि है वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाली यात्रा जो है वो बाली की यात्रा है उसको दिखाता है। अब बाली की यात्रा नहीं, ये जो हम लोग पुराने समय में जो हमारे कल्चरल और मैरीटाइम लिंकेजेस थी, जो हम लोग व्यापार करते थे या फिर दूसरे से हमारी जो सिमिलरिटीज थी, कल्चरल सिमिलरिटीज, उसको यहाँ डिनोट करने के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। कलिंगा से लेके बाली है, साउथ ईस्ट एशियन के रीजन से जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ बात की जा रही है। द origins of the festival which begins on Kartik Purnima कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 1000 ईयर्स। और देखिए ये जो फेस्टिवल बाली यात्रा है ये कब से मनाया जा रहा है, लगभग 1000 साल पुराना ये त्यौहार है। द बे ऑफ बंगाल region had several ports and Sadhavas traditionally began their voyage across the sea on this day when the winds were favorable for the boats known as Boita sail। अब देखिए ये जो त्यौहार मनाया जाता है इसकी शुरुआत 1000 साल पहले हुई। उस समय क्या होता था कि जो व्यापारी लोग थे, जिसको यहाँ पर साधवास बोला गया है, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए, साधवास, इसको मतलब हो गया ट्रेडर। तो जो ट्रेडर लोग थे वो अपने जब व्यापार की शुरुआत करते थे तो कई कई महीनों तक वो समुद्र में सेल करके और फिर दूसरे जो आइलैंड है जैसे कि इंडोनेशिया, बाली, जावा, यहाँ पहुँचते थे, बर्मा। तो महीनों तक वो समुद्र में रहते थे, तो क्योंकि उनको महीनों अब घर से दूर रहना है तो इसी दिन को वो शुभ दिन को ये शुरुआत करते थे अपनी यात्रा की। According to historians, popular items of trade between Kalinga and Southeast Asia included paper, cinnamon, cardamom, silk, camphor, gold and jewelry। अब व्यापार किन चीज़ों का होता था? उस समय कलिंग जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वहाँ पर एक स्टेट था और ये समुद्र पृष्ठ पे भी लगता है। आपको दिखाता हूँ मैं कलिंग कहाँ पर पड़ता है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये कलिंग का एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, यहाँ पर आपको म्यांमार है, यहाँ पर आपको थाईलैंड है, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया है, ये सारी जगह आपको पड़ती हैं। तो यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती थी और महीनों यात्रा चलती थी, फिर यहाँ लोग पहुँचते थे, यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। क्या क्या सामान बेचते थे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि कपूर हो गया, पीपर हो गया, सिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इन चीज़ों का व्यापार होता था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, इन चीज़ों का व्यापार होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विरासत, सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वूवन साड़ीज ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है विरासत की, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि विरासत अभी न्यूज में था वो क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 75 हैंड वूवन साड़ीज ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इंडिया में साड़ी बहुत पहनी जाती है, हर कल्चर के अंतर्गत लगभग साड़ी आपको देखने को मिलती है। तो साड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट और किसी देश में शायद साड़ी आपको देखने को न मिले, ये इंडिया में है। तो साड़ी एक बहुत ही अच्छी कॉस्ट्यूम है और इसका जो है वो जो देश में अलग अलग तरीके से साड़ी बनाई जाती है। तो पूरे देश में जैसे आपने नाम सुना होगा कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी आपने नाम सुना होगा, या सिल्क की साड़ी। तो कई जगह जो है वो हाथ से बनाया जाता है साड़ियों को, उसमें हाथ से कारीगरी की जाती है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे भारत में जो 75 हैंड वूवन साड़ीज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये विरासत नाम की एक चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है।
इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? क्योंकि साड़ी है तो साड़ी किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है वो इसको साड़ी फेस्टिवल विरासत को ऑर्गेनाइज कर रही है। सोशल मीडिया कैंपेन माई साड़ी माई प्राइड टू सपोर्ट द हैंडलूम वीवर्स। देखिए यहाँ पर एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया गया है, माई साड़ी माई प्राइड। इसको चलाया गया सोशल मीडिया कैंपेन को, ताकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज़ करता है। आप चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो सब लोग आजकल जो सोशल मीडिया लगभग आधी पॉपुलेशन जो है हमारी वो इसको चलाती है। तो उस पर अगर किस चीज़ को प्रमोट किया जाता है तो पूरे देश में वायरल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया गया, इसका नाम है माई साड़ी माई प्राइड। इसके लिए हैंडलूम वीवर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मशीन से आजकल काम होने लगे हैं, लेकिन जो कारीगरी आप हैंडलूम वीवर्स के हाथ में देख लेंगे ना, यानी कि जो कारीगरी हाथ से की गई है उसकी बात ही कुछ और होती है। एक तो उसमें सामान कितना होता है, कोई हमारे लिए साड़ी बुन रहा है, पैसे तो लेते ही हैं, लेकिन वो सोचो उसने अपने कितने घंटे उसमें उसने अपने जीवन के वेस्ट कर दिए, वेस्ट या फिर इन्वेस्ट कर दिए। यानी कि सोचिए किसी आदमी का जो काल होता है, मान लीजिए 70 साल का जीवन है उसका, 70 साल का जीवन है, उसमें उसके जो 25 साल हैं वो सो के निकलने वाले हैं, सोया रहेगा 25 साल वो। एक तिहाई जीवन तो उसका सोया रहता है, 25 साल वो सोया रहता है, बचे उसके 45 साल। 45 साल वो भी उनके लिए जो 70 साल जिएंगे, 45 साल में उसके नित्य क्रम में जो है वो आपको लगभग 20 साल निकल जाएंगे, यानी कि जो मिसलेनियस काम होते हैं। बचे 25 साल, 25 साल उसने काम किया, और वो काम किया वो क्या किया, उसने साड़ी है या फिर कोई भी आपको कारपेट है, कहीं कहीं पर कारपेट का हाथ से बनाया जाता है, कारपेट को कहीं पर साड़ी को बनाया जाता है, कहीं पर दूसरे टॉय हो गया, जो खिलौने हैं वो हाथ से बनाते हैं लोग, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है हाथ से। कितना सामान है उस चीज़ में, लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे लेंगे, वो पैसे लेंगे, उनके कारीगरी है, पैसे के बिना कैसे किसी का काम चलेगा, लेकिन फिर सामान हमारे बढ़ जाता है। किसी ने अपने समय दिया है, हम समय ही तो हैं, 75 साल के हम हैं, अगर इसमें से समय ही घटा दिया जाए तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बात। यहाँ पर देखिए आपको साड़ियों का ग्राफिक हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन सी साड़ी कहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर इसको मैं डिस्कस करने चलूँ तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, तो बस इतना ही इसमें डिस्कस करने के लिए था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल जो वीडियो होगा उसमें आप हम पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, इसमें एक से एक ग्रेट पर्सनालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी कमेंट करना हो, अगर सही लगे बुरा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। डिसलाइक भी करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अगर सच में कोई कमी है तो उसको बताना चाहिए लोगों को। तो आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, आपने अपने समय जीवन के जो 1 घंटे से ऊपर का समय जो मुझे इस वीडियो के जरिए डेडिकेट किया, आपने मुझ पर इतना भरोसा जताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद एंड जय हिंद।